नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 961 दानव विरोधी मन का। वास्तविक युद्ध का परीक्षण किए बिना ये यून के पास और क्या क्या फायदे थे। वंश धारणा। ये यून की वंश परंपरा बेहद कमजोर थी। यह एक सर्वविदित तथ्य था। यद्यपि ये यून ने एक प्राचीन फे हड्डी को आत्मसात कर लिया था, फिर भी वह फे जाति के अन्य कुलीनों के मुकाबले अतुलनीय था। धारणा के लिहाज से यह स्पष्ट था कि ये यून को कोई खास फायदा नहीं था। सोन वुचेन द्वारा निर्धारित नियमों से लुओ वंश के कई सदस्य नाखुश थे। एल्डर शी और एल्डर दुवानमू भी इन नियमों से असंतुष्ट थे। ये नियम ये यून के लिए बहुत प्रतिकूल थे। ये यून शांत दिख रहा था और चुप रहा। ची झुयुन ने ये यून पर एक नजर डाली। ये यून एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसका वह सम्मान करता था, इसलिए यद्यपि वह उसे हराना चाहता था, वह उसे इस तरह से नहीं हराना चाहता था। तो फिर युवा गुरु वुचेन परीक्षा शुरू करने की योजना कैसे बना रहे हैं। ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने कहा। मूल्यांकन के लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं थी, इसलिए ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में बहुत सारे अनाड़ी लोग आते थे। उनमें से प्रत्येक का परीक्षण करना बेहद मुश्किल होता। सोन वुचेन ने बेपरवाह मुस्कान दी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। ये बहुत आसान है। पहले दौर में ही 99% से अधिक लोग बाहर हो जाएंगे। अगर कोई लोग इस मुश्किल का फायदा उठाना चाहते हैं तो वे बहुत भोले हैं। जैसे ही सोन वुचेन ने बोलना शुरू किया, उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को एक झटके में घुमाया और उसमें से एक काले और सफेद रंग का मनका बाहर निकला। वह मनका हवा में ही तेजी से आकार में बढ़ने लगा। वह किसी प्राचीन परी की आंख जैसा दिखता था। यह दानव विरोधी मनका है जो मेरे गुरु द्वारा मुझे प्रदत्त एक अनमोल वस्तु है। ये दानव विरोधी मन का सर्वोच्च श्रेणी का एक सरणी मन का है जो इसे एक सरणी संरचना को समाहित करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा इस सरणी संरचना की शक्तियां असीम हैं। आप सभी को इस दानव विरोधी मन की सरणी संरचना में प्रवेश करना होगा, जिसे मैंने स्वयं बनाया है। जो अंततः इस दानव विरोधी मनके से बाहर निकल सकेंगे वे उत्तीर्ण होंगे, अन्यथा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सोन वुचेन की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। दानव विरोधी मनके में मौजूद 9 आलीशान सरणी एक ऐसी सरणी संरचना उपलब्धि थी जिस पर उन्हें गर्व था, क्योंकि इसका अधिकांश भाग उन्होंने स्वयं ही बनाया था। परीक्षक के रूप में सोन वुचेन जाहिर तौर पर अपनी 9 आलीशान संरचनाओं का प्रदर्शन करेंगे। पहला परीक्षण एरे को क्रैक करना है। लोग समझ गए थे कि सोन वुचेन का क्या मतलब था। क्या तुम सरणी को तोड़ सकते हो? सोन वुचेन के होठों पर मुस्कान थी। कई योद्धाओं की अपनी अपनी विशेषज्ञता होती है। कुछ लोग निर्जन स्वर तकनीक में माहिर होते हैं तो कुछ वस्तुओं के परिष्करण में, लेकिन सोन वुचेन के लिए यह उनकी सरणी निर्माण की कला थी। वह सरणी निर्माण का उस्ताद था और उसकी साधना का स्तर दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के अंतिम चरणों में होने के कारण उसके द्वारा स्थापित सरणी निर्माण को तोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता था। यह एरे को क्रैक नहीं कर रहा है। इससे बाहर निकलना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। जितना कम समय लगेगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। जैसे ही सोन वुचेन ने बोलना शुरू किया, दानव विरोधी मन का धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और अपने भीतर सभी को समाहित करने लगा। एक ऐसी संरचना जो 99% लोगों को नष्ट कर सकती है। युवा गुरु वुचेन की विधियां वाकई प्रभावशाली हैं। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने हंसते हुए कहा। उन्हें स्वाभाविक रूप से सोन वुचेन की प्रशंसा करनी पड़ी, जो कि आनंदमय वर्षा देवता के शीर्ष शिष्यों में से एक होने के साथ साथ परीक्षकों में से भी एक थे। महामहिम, मैंने 99% से ऊपर कहा था। मूल्यांकन में लगभग 9000 लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए 99% को हटाने के बाद भी 80 से 90 लोग बचेंगे। ये बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि पहले दौर के बाद लगभग 1 दर्जन लोग ही पर्याप्त होंगे। सोन वुचेन ने बेपरवाही से कहा। यह सुनकर सब लोग मन ही मन भयभीत हो गए। लगभग 10,000 लोगों को घटाकर मात्र 1 दर्जन तक लाना एक बेहद क्रूर प्रक्रिया थी। लगभग 10 लोगों को पीछे छोड़ने के लिए 60% कठिनाई का स्तर पर्याप्त होना चाहिए। सोन वुचेन ने अपना हाथ एक बार फिर हिलाते हुए कहा, जिससे मोतियों की सरणी ने परीक्षार्थियों को पूरी तरह से घेर लिया। अगर 60% कठिनाई स्तर इतने सारे लोगों को बाहर कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि 100% कठिनाई स्तर को पार करने में कुछ ही लोग सक्षम होंगे? सोन वुचेन की बातों ने काफी लोगों को उनकी ओर तिरछी नजरों से देखने पर मजबूर कर दिया। सोन वुचेन इस परिणाम से बहुत प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि परीक्षक होने के नाते उसे आनंदमय वर्षा देवता के सामने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी मिल रहा है। उस परीक्षा में उसने जो मानक स्थापित किया वो उसकी ताकत का ही प्रमाण था। सोन वुचेन को लगभग 10,000 लोगों के भाग्य का निर्धारण करने वाली एक प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रखने का एहसास अच्छा लगता था। अपने हाथ में दानव विरोधी मन का, जो एक दिव्य स्वामी स्तर का खजाना है, के साथ वह हजारों लोगों में से किसी पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता था। बेशक इसमें ये यून भी शामिल थी। सोन वुचेन की चेतना दानव विरोधी मन के से जुड़ गई और उसका ध्यान ये यून पर केंद्रित हो गया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। ये यून, क्योंकि मार्शल आंटी निंगशुन तुम्हें बहुत महत्व देती है, इसलिए जाहिर है कि तुम्हें इतनी आसान समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ और जोड़ दूंगी। सोन वुचेन अच्छी तरह से जानता था कि शुई निंगशुन के संदेश, जिसमें उससे मूल्यांकन शुरू होने से पहले ये यून पर अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया गया था, का मतलब था कि आनंदमय वर्षा स्वामी ने पहले ही यून को नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था।
चूंकि ये यून को नामात्र का शिष्य बनने से रोकने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ये यून का आकलन करने के लिए उसने जो भी तरीके अपनाए हों वे व्यर्थ थे। हालांकि यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य था, सोन वुचेन ये यून को परेशान करना चाहता था। सोन वुचेन द्वारा ये यून के मूल्यांकन में कुछ जोड़ने का निर्णय परी निंगशुन की नजर से नहीं बच सका, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि परी निंगशुन ने उसे ये यून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। यदि मूल्यांकन के दौरान ये यून के परिणाम खराब आते तो सोन वुचेन इसे इस बात से टाल सकता था कि उसे लगा था कि ये यून अत्यंत प्रतिभाशाली है और वह मूल्यांकन की आवश्यकताओं से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन कौन जानता था कि ये यून परीक्षा में खरी नहीं उतरेगी। ऐसे में भले ही ये यून नामात्र का शिष्य बन जाए, वह नामात्र के शीर्ष शिष्य के रूप में सोन वुचेन के पद को चुनौती नहीं दे पाएगा। ये यून, चूंकि तुम सबकी निगाहों का केंद्र हो, इसलिए दानव विरोधी मनके की अतिरिक्त शक्ति का आनंद लो। चीजू यून, तुम थोड़े कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें 100% कठिनाई दूंगा ताकि तुम्हें खूब मजा आए। सोन वुचेन ने बिना कोई निशान छोड़े कुछ मंत्र चिन्ह बनाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वह ये यून के अंत को लेकर बेहद निराश था, इस हद तक कि वह सरणी मनके से बाहर निकलने में भी असमर्थ था। दर्शकों में से कई लोग यह नहीं जानते थे कि दानव विरोधी मनके की सरणी संरचना में कठिनाइयों का अंतर होता है। सोन वुचेन ये जानने के लिए उत्सुक था कि यून के लुओ वंश के उपासक अपने आदर्श को ऐसे भयानक परिणाम देते देखकर क्या सोचेंगे। ... इस समय एक तैरते हुए द्वीप पर स्थित झील के बीचों बीच बने मंडप में शुई निंगशुन और फेलिसिट्स रेन लॉर्ड अभी भी अपना गो गेम खेल रहे थे। जब उसने एक मोहरा रखा तो उसकी कलाई थोड़ी कांप उठी। सोन वुचेन, कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। हालांकि मैंने उसे ये यून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था, लेकिन क्या ये कठिनाई का स्तर कुछ ज्यादा ही नहीं है? आनंदित वर्षा स्वामी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी और कठिनाई होना अच्छा है। देखते हैं कि वह बच्ची ये यून मुझे कोई सुखद आश्चर्य दे पाती है या नहीं। ओह, क्या आपको लगता है कि इतनी मुश्किल स्थिति में भी ये यून इससे बाहर निकल पाएगी? ये यून की साधना के स्तर के अनुसार उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर सब कुछ पारंपरिक सोच के अनुसार किया जाए तो उसे विशेष रूप से पोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने लापरवाही से कहा और फिर एक और टुकड़ा नीचे रख दिया। शुई निंगशुन की भौहें थोड़ी सी तन गईं। ये थे आनंदमय वर्षा स्वामी, जिनके मानदंड बेहद ऊंचे थे। इतनी कठिन परीक्षा में भी, जिसे अधिकांश शक्तिशाली व्यक्ति एक कनिष्ठ व्यक्ति के लिए भी चुनौतीपूर्ण मानते, फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ने इसे मूल्यांकन के मानक के रूप में लिया। ये यून को निजी शिष्य बनाने के लिए पहले से निर्धारित तीनों मानदंड भी फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के मूल इरादे थे। यह एक कठोर मानदंड था जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति की गुंजाइश नहीं थी। चूंकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल ये यून को शुभकामनाएं ही दे सकती थी। जब आनंदमय वर्षा देवता और शुई निंगशुन बातचीत कर रहे थे, तब ये यून एक वैकल्पिक स्थानिक सामयिक आयाम में पहुंच गया था। निस्संदेह ये दानव विरोधी मनके की आंतरिक दुनिया थी। जब दिव्य स्वामी स्तर के खजानों की बात आती थी तो उनके आंतरिक स्थान स्वयं की दुनिया में विस्तारित हो सकते थे। उस समय गॉड एडवेंट टॉवर का भी ऐसा ही प्रभाव था। जैसे ही ये यून के मन में यह विचार आया, उसके चारों ओर की जगह उसकी ओर धंसने लगी। जल्द ही एक लंबा गलियारा बन गया और गलियारे के अंत में एक विशाल कांसे का दरवाजा था। अध्याय 962, 9 भव्य संरचनाएं। ये यून विशाल द्वार के सामने पहुंचा और उसने ऊपर देखा। द्वार पर विभिन्न आकृतियों और आकारों के प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। पलक झपकते ही वे प्रतीक चिन्ह पक्षियों के झुंड की तरह पीतल के द्वार से उड़कर ही उनकी ओर उमड़ पड़े। ये प्रतीक चिन्ह प्राचीन परियों या उनसे मिलते जुलते किसी भी रूप में प्रकट नहीं हुए। उन्होंने अपने सबसे आदिम स्वरूप को बनाए रखा और ये यून को घेर लिया, मानो वे ये यून के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। ये सभी रूनिक पैटर्न हैं और ये आपस में मिलकर एक भूल भुलैया जैसा कुछ बनाते हैं। लेकिन जब तक इसमें मौजूद खामियों का पता लगाया जा सकता है, तब तक इसे धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। इसी विचार के साथ ये यून ने धीरे से जादुई आकृतियों को छुआ और उनमें लहरें उभरने लगीं। ये यून उस जादुई संरचना को भेदने का रास्ता खोज रहा था। ये यून के स्पर्श से उड़ते हुए रनिक पैटर्न रुक गए और 5 मिनट के बाद ये यून द्वारा मूल रनिक को नष्ट कर दिया गया, जिससे पूरी सरणी संरचना चकनाचूर हो गई। गरज, पीतल का दरवाजा खुला और उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। यह मूल्यांकन परम पूजनीय वर्षा स्वामी के नामात्र के शिष्य भर्ती कार्यक्रम का हिस्सा था। शुरुआत से ही ये यून को नामात्र के शिष्य होने की परवाह नहीं थी। अगर उसे किसी दिव्य स्वामी का नामात्र का शिष्य बनने का मौका मिलता तो वह लुओ वंश में ही रहना पसंद करता। लेकिन अब मूल्यांकन की कठिनाई इतनी अधिक क्यों थी? ये पहले मूल्यांकन में आई पहली बाधा थी। इससे उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन कई अन्य बाधाएं शायद तुरंत ही दूर हो जाती। ये विचार मन में आते ही यून पीतल के दरवाजे के पीछे बने आलीशान हॉल में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने आलीशान महल में प्रवेश किया, उसके दिमाग में तरह तरह के अराजक दृश्य उमड़ पड़े। एक मायावी सरणी। ये यून इस तरह के दृश्यों से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। मायाजाल का जाल न केवल साधारण भ्रम पैदा करता था, बल्कि यह लोगों को मार भी सकता था, उन्हें मौत के जाल में फंसा सकता था, या यहाँ तक कि एक योद्धा के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ सकता था। मायाजाल के जाल की सबसे भयावह विशेषता ये थी कि यदि कोई व्यक्ति मायाजाल से बाहर निकलने या यह महसूस करने की कोशिश भी करे कि वह मायाजाल में फंस गया है, तब भी वह इसके प्रभावों से बच नहीं सकता था और अंततः खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने में असफल हो जाता था। ये यून के लिए यह समस्या स्पष्ट रूप से मौजूद ही नहीं थी। उसने तुरंत अपनी आत्मा के सागर से अपनी इच्छाशक्ति की तलवार निकाल ली। कचा, उसके सामने की दुनिया पूरी तरह चकनाचूर हो गई। भ्रम प्रकट होने से पहले ही वे टुकड़ों में बिखर गए। आदिम अंतरिक्ष में 18 वर्षों तक साधना करने के कारण ये यून की मानसिक क्षमता में काफी परिवर्तन आ चुका था। उसकी इच्छाशक्ति विकसित हो गई थी, जिससे उसने इच्छाशक्ति की तलवार का निर्माण किया।
उसके लिए मायावी घेरे को भेदना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। हालांकि ये सिर्फ ये उनके लिए था। उस हमले के जरिए ये यून मायावी घेरे की शक्ति का भी पता लगाने में कामयाब रहा। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई और होता, चाहे वह नोग्यू या ये किस तरह का योद्धा ही क्यों न होता, तो उसे शायद इसमें काफी समय बिताना पड़ता। मूल्यांकन की कठिनाई उनकी अपेक्षा से अधिक थी। यही सोचकर ये यून महल से बाहर निकल गया और उसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। तुरंत ही उसके आसपास की जगह उसकी ओर धंसने लगी। जल्द ही एक लंबा गलियारा बन गया और गलियारे के अंत में एक और विशाल कांसे का दरवाजा था। ये लगभग एक जैसा दृश्य था और ये यून तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। दानव विरोधी मन का 9 आलीशान सरणी। उन्होंने महलनुमा हॉलों में से एक का निर्माण पूरा कर लिया होगा, और अगर वह गलत नहीं थे तो ऐसे 9 महलनुमा हॉल थे जिससे इसे ये नाम मिला। पूरी श्रृंखला को पूरा करने के लिए उसे सभी 9 आलीशान हॉल से होकर गुजरना पड़ा। इससे पहले सोन वुचेन ने उल्लेख किया था कि उन्होंने स्वयं 9 महलनुमा सरणी का निर्माण किया था। सोन वुचेन ने उपस्थित सभी अभिजात वर्ग का परीक्षण करने के लिए अपने द्वारा बनाई गई एक सरणी का उपयोग किया। यदि 9 पैलेशियल एरे में वास्तव में 9 आलीशान हॉल थे तो ये यून को लगा कि हर एक स्तर से होकर गुजरना उसके लिए मूर्खता होगी। वे दोनों युवा पीढ़ी के सदस्य थे और सोन वुचेन आनंदमय वर्षा स्वामी का नामात्र का शिष्य था। ऐसा शिष्य बनना ये यून के लिए कोई मुश्किल नहीं था। क्या बाकी 9000 लोगों को, जिनमें वह खुद भी शामिल था, सोन वुचेन की इच्छा के अनुसार उसके द्वारा निर्मित सरणी संरचना के एक के बाद एक स्तर पार करने होंगे। ये यून को मंच पर प्रस्तुति देना पसंद नहीं था, सिवाय तब जब वह उसका कोई वरिष्ठ सदस्य हो। तो क्या एक एक करके महलनुमा हॉलों को खाली करने के बजाय 9 महलनुमा संरचनाओं को एक ही झटके में भेदना संभव था? इसी विचार के साथ ये यून दूसरे महलनुमा हॉल के दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजे पर बने प्रतीक चिन्ह पहले वाले से भी अधिक मजबूत और जटिल थे। अरे ये कठिनाई, उद्धरण चिन्ह! ये यून की भौहें तन गईं। उसने अनुमान लगाया कि दूसरे महलनुमा हॉल की कठिनाई पहले वाले की तुलना में 30% अधिक थी। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो तीसरे आलीशान हॉल की कठिनाई में 30% की और वृद्धि होगी और 9वें आलीशान हॉल तक कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। तब 9 आलीशान हॉलों की सरणी संरचना को भेदना ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा। अगर वह इसे हल करने में कामयाब भी हो जाता है तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा, समय और सहनशक्ति खर्च होगी। 9 आलीशान हॉलों को पूरा करने में शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। सोचिए, सोन वुचेन द्वारा लिया गया पहला मूल्यांकन इतना लंबा चला, और वो भी मेरे लिए। अगर बाकी लोगों को भी ऐसी ही कठिनाई हो रही है तो इस स्तर को पार करने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इसमें लगने वाले समय और मेहनत को तो छोड़ ही दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य लोग मुझसे अलग कठिनाई का सामना कर रहे हों, या क्या सोन वुचेन नामात्र के शिष्य का चयन करने के लिए मूल्यांकन के एक दौर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? ये यून इस मामले पर विचार करते हुए भौहें सिकोड़ ली। वह सोन वुचेन की सरणी संरचना को भेदने में 1 या 2 दिन की ऊर्जा और प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहता था। सोन वुचेन अभिदाव अभिव्यक्ति के स्तर पर ही थे। उनके द्वारा निर्मित सरणी संरचना कितनी गहन हो सकती है? ये यून ने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की सरणी संरचनाओं, गॉड एडवेंट टॉवर की सरणी संरचनाओं के साथ 7वें गॉडस्टोन में लंबे बालों वाले व्यक्ति द्वारा बनाई गई दुनिया को भी देखा था। इतने सारे गहन सरणी निर्माण, दाव पैटर्न और नियम थे कि ये उनके पास उन पर विचार करने का समय ही नहीं था। तो भला वह स्वेच्छा से सोन वुचेन के सरणी निर्माण पर शोध करने में समय कैसे बर्बाद कर सकता था? इसके अलावा यदि वह अपनी शक्ति खर्च करके फेलिसिस रेनलॉर्ड का नामात्र का शिष्य बन जाता तो फेलिसिस रेनलॉर्ड का निजी शिष्य बनने के अधिकार को चुनौती देते समय उसके प्रदर्शन पर इसका असर पड़ता। एवे फॉर्मेशन को एक बार में ही सुलझा लेना सबसे अच्छा था। ये सोचकर ये यून को दूसरे महलनुमा हॉल में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह दूसरे दरवाजे की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। गहन विचार करने पर लगभग 9000 लोगों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन में भले ही उनमें से बड़ी संख्या में लोग अशांत परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों, या वे ऐसे निकम्मे लोग हों जिनमें कोई वास्तविक शक्ति न हो, फिर भी यह संख्या एक बड़ी ताकत थी। ची झुयुन और तियान्या हाओयुए जैसे लोग भी थे। सोन वुचेन अकेले अपने दाव मैनिफेस्टेशन स्तर की साधना के साथ 9000 लोगों के मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए एक सरणी संरचना का उपयोग कैसे कर सकते थे? भले ही सोन वुचेन सरणी निर्माण में माहिर थे, लेकिन उनकी साधना की सीमा और 9000 लोगों द्वारा एक साथ उनकी सरणी को तोड़ने के प्रयास के कारण ये सभी के एक साधारण धक्के से ही टूट जाती। इसके न टूटने का एकमात्र कारण यही हो सकता था कि दानवों को चुनौती देने वाला मन का ये यून को अंततः स्थिति समझ में आ गई। दानव विरोधी मन का एक ऐसा खजाना था जो आनंदमय वर्षा देवता द्वारा सोन वुचेन को दिया गया था। ये यून ने ईश्वर आगमन टावर का उपयोग करके दाववादी यूमिन के प्रहार को सहन किया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सोन वुचेन दानव विरोधी मनके का उपयोग करके एक साथ 9000 लोगों की परीक्षा ले सके। मुझे बस 9 पैलेशियल एरे और डायमंड डिफाइन बीट के बीच के संबंध को तोड़ना है। इसी विचार के साथ ये यून ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय कर लिया। पल भर में उसके चारों ओर के जादुई पैटर्न गायब हो गए। ये यून की दृष्टि में केवल उत्पत्ति ऊर्जा के प्रवाह पथ ही दिखाई दे रहे थे। उसने 9 महलनुमा सरणी और दानव विरोधी मनके के बीच ऊर्जा केंद्रों की खोज में अव्यवस्थित ऊर्जा को खोजना शुरू किया। अध्याय 963, ऊर्जा केंद्रों को नष्ट करना। क्या ये परीक्षा बहुत कठिन नहीं है? ये तो बस पहला स्तर था। मैंने अभी सिर्फ एक आलीशान हॉल पार किया है और मैं पहले से ही अभिभूत हूँ। क्या 9 आलीशान हॉल हो सकते हैं? कई प्रतिभागी मूर्ख नहीं थे। बिंदुओं को जोड़कर 9 आलीशान सरणी के नाम से ही उन्हें आसानी से पता चल गया कि आलीशान महल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनकी परीक्षा का स्तर स्वाभाविक रूप से ये उनकी परीक्षा से आसान था, लेकिन फिर भी पास होना आसान नहीं था। ये तो सोन वुचेन द्वारा बनाई गई एक सरणी संरचना थी, तो फिर वह इन सभी लोगों को इतनी आसानी से अपनी सरणी को पार करने कैसे दे सकता था?
ये बेहद कठिन है, कुछ ही लोग इसे पार कर पाएंगे। कहा जाता है कि इस सरणी संरचना को स्वयं सोन वुचेन ने बनाया था। एक ऐसी सरणी संरचना जो 9000 लोगों की परीक्षा ले सकती है, जबकि उसे एक ही व्यक्ति शक्ति प्रदान करता है, फिर भी इतने लोगों को नष्ट करने में सक्षम है। क्या ये किसी दिव्य स्वामी के नामात्र के शिष्य की शक्ति है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोगों के मन में ऐसे विचार थे और वे निराश महसूस कर रहे थे। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यदि किसी ईश्वर का नामात्र का शिष्य इतना शक्तिशाली हो तो वही ईश्वर का नामात्र का शिष्य बनने के बारे में भूल ही जाए। 9000 प्रतिभागी प्रत्येक आलीशान महल में संघर्ष कर रहे थे। कमजोर लोग तो पहले ही आलीशान हॉल में फंस गए थे, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बलवान लोग पहले ही चौथे या पांचवें महलनुमा कक्ष तक पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी ऊर्जा काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन सभी को यह एहसास हो गया था कि 9 महलनुमा संरचना को कम समय में पूरा करना संभव नहीं है। उन्हें बीच में आराम भी करना पड़ा ताकि आगे बढ़ने से पहले वे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकें। उस स्थिति में इसे 3 या 4 दिनों से कम समय में पूरा करना असंभव था। ची जुइयुन और तियान्या हाओयुए जैसे लोग अधिक बलवान थे, लेकिन सोन वुचेन द्वारा उन्हें विशेष सुविधाएं दिए जाने के कारण वे केवल तीसरे महल कक्ष तक ही पहुंच पाए थे। वे सबसे तेज नहीं थे। तब तक 9 पैलेशियल एरे के बाहर शाम ढलने लगी थी। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे डूबता गया, आसमान लाल रंग से रंग गया, जिससे आसपास का वातावरण और भी सुंदर और भव्य हो गया। ओरेकल फे किंगडम की महल की दासियां ओरेकल फे किंगडम के राजा सोन वुचेन, तियानशुन और अन्य लोगों को उत्तम फल और शराब परोस रही थी। ये फल ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में उगाए गए सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट फ्रूट थे। ये मीठे और स्वादिष्ट थे और ऊर्जा से भरपूर थे, जिससे ये साधना स्तर को बढ़ाने में सहायक थे। जहां तक वाइन की बात है, इसे स्पिरिट फ्रूट से बनाया गया था और इसका स्वाद बहुत ही तीखा था और इसे अमृत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सोन वुचेन ने एक अंगूर तोड़ा और देखा कि दानव विरोधी मन का हवा में तैर रहा है और ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट को घेरे हुए है। जैसे ही वह उसके मुंह में गया, वह उसके गूदे का स्वाद लेने लगा जो मुंह में जाते ही पिघल गया। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अभी शर्त लगाओ ONS 777। इस तरह के आकलन से उन्हें यह एहसास हुआ कि वे प्रतिभाशाली साथियों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। वह इस भावना में मग्न था और 9 आलीशान विन्यास के प्रभावों से बहुत प्रसन्न था। युवा स्वामी वुचेन, मूल्यांकन का पहला दौर 6 घंटे तक चल चुका है। इसमें और कितना समय लगेगा? ओरेकल फे किंगडम के राजा ने पूछा। कम से कम 3 दिन। अगर कोई पहला व्यक्ति 3 दिनों में मूल्यांकन पास कर लेता है तो वह व्यक्ति बेहद प्रतिभाशाली होगा। इस तरह से कहने पर हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह उस व्यक्ति की प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था जो उस समय सरणी संरचना से बाहर निकलने वाला था, वास्तव में वह स्वयं की प्रशंसा कर रहा था। हा, युवा गुरु वुचेन सचमुच सारणियों के उस्ताद हैं। ये 9 महलनुमा सारणियां सचमुच उत्कृष्ट हैं। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने प्रशंसा की। उन्हें उम्मीद थी कि सोन वुचेन द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर वे ओरेकल फे किंगडम के शिष्यों को बख्श देंगे। सोन वुचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ तारीफें स्वीकार की। उन्होंने बेपरवाही से कहा, उम्मीद है कि मैं ज्यादा सख्त नहीं था। मेरी मूल योजना ये थी कि इस दौर की परीक्षा में लगभग 10 से 20 लोग सफल हो जाए तो बेहतर होगा। अगर मैंने कठिनाई का स्तर बढ़ाया होता तो 7 या 8 लोगों का ही सफल होना अच्छा नहीं लगता। 7 या 8 लोग? ओरेकल फे किंगडम के राजा ने सूखी हंसी हंसी। अगर इतने कम लोग थे तो ओरेकल फे किंगडम से केवल ची जुयुन और डेमन गर्ल ही उम्मीद की किरण थी। यहां तक कि डेमन गर्ल भी शायद बाहर हो सकती थी। ... इस समय 9 आलीशान संरचना में ये यून शून्य में टहल रहा था और अपनी ऊर्जा दृष्टि से वह 9 महलनुमा सरणी और दानव विरोधी मनके के बीच ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दानव विरोधी मन का आखिरकार एक दिव्य स्वामी स्तर का खजाना था। सोन वुचेन की साधना के स्तर को देखते हुए अगर वह ऐसा कर भी पाता तो भी उसके लिए दानव विरोधी मनके को शक्ति प्रदान करना निश्चित रूप से कठिन होता। ठीक वैसे ही जैसे 5 या 6 साल का बच्चा हथौड़े को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि हथौड़े की ताकत बच्चे की मुट्ठियों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन उसे उठाना बेहद मुश्किल होता है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें चोट भी लग सकती है। सोन वुचेन की हालत कुछ ऐसी थी कि 9 महलनुमा सरणी और दानव विरोधी मनके के बीच का संबंध पूर्ण नहीं माना जा सकता था। उसमें कई खामियां और कमियां थीं। ये यून अपनी ऊर्जा दृष्टि से इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस समय तक ये यून स्थानिक गलियारे को पार कर चुका था। उसने अभी तक महलनुमा हॉल के दूसरे दरवाजे से एक कदम भी नहीं रखा था। अरे, यहाँ तो ऊर्जा का केंद्र है। ये यून की आकृति अंतरिक्ष की उथल पुथल से गुजरती हुई अचानक शून्य के सामने आकर रुक गई। शून्य देखने में तो सामान्य लग रहा था, लेकिन ये यून जानता था कि इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। वाह! ये यून ने बिजली की गति से अपने हाथ चलाए। एक जोरदार धमाके के साथ ये यून ने शून्य को चीर दिया। ऊर्जा केंद्र, जो पहले से ही बहुत स्थिर नहीं था, तुरंत टूट गया। चौथा बिंदु। ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि 9 महलनुमा संरचना और दानव विरोधी मनके को जोड़ने वाले 12 बिंदु थे। जब ये संबंध लगभग पूरी तरह से टूट जाएंगे तो 9 महलनुमा संरचना अपनी अधिकांश शक्ति खो देगी। ये 2 सेनाओं के बीच एक चट्टान के ऊपर बने किले में लड़ाई के समान था। किला तो अभेद्य था, लेकिन अगर चट्टान नष्ट हो जाती तो चट्टान पर बना किला स्वतः ही ढह जाता। ये रहा 5वां बिंदु। ये यून ने एक बार फिर कार्रवाई की। धमाका। 9 आलीशान सरणी की ऊर्जा एक बार फिर कमजोर होने के कारण 5वां ऊर्जा नोड चकनाचूर हो गया। इसके बाद 6ठा बिंदु, 7वां बिंदु। ये यून हर 15 मिनट में एक ऊर्जा नोड को नष्ट कर रहा था, जिससे 9 पैलेशियल एरे और डेमन डिफाइन बीट के बीच का संबंध तेजी से टूट रहा था।
और इसी के चलते 9 पैलेशियल एरे कमजोर हो गया। ये यून के सामने मौजूद 9 पैलेशियल एरे न केवल कमजोर हो रहा था, बल्कि 9000 प्रतिभागियों को भी तत्काल ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि ऊर्जा नोड चकनाचूर हो गए थे। अरे, अचानक से यह मूल्यांकन इतना आसान क्यों लगने लगा? एक प्रतिभागी जो तीसरे आलीशान हॉल को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और इतना थक गया था कि हार मानने की कगार पर था, अचानक उसे एहसास हुआ कि सरणी निर्माण की कठिनाई कम हो रही है। इससे उसकी सांसें थम गईं और उसके मन में आशा की किरण जगी। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? उसे यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी जब तक कि उसने किसी तरह रहस्यमय तरीके से चौथे हॉल को पार नहीं कर लिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। तो यही बात है, शुरुआत में ही मुश्किल थी। अगर मैं पहले कुछ दौर पार कर लूं तो आगे सब आसान हो जाएगा। इस शिष्य की तरह कई लोग थे जिन्होंने अचानक कठिनाई के स्तर में कमी महसूस की। यह आसान होता जा रहा है। 5वें हॉल की कठिनाई पहले ही आधी हो चुकी है, लेकिन छठा हॉल वास्तव में 5वें हॉल से भी आसान है। मुझे लग रहा है कि मैं इसे पार कर ही लूंगा। हाँ, मुझे पहले खुद को कम नहीं आंकना चाहिए था। मैं वाकई एक जीनियस हूँ। भले ही मैं यून जैसी विलक्षण प्रतिभा से मुकाबला न कर सकूं, लेकिन कम से कम मैं गठबंधन में तो हूँ। एक और प्रतिभागी जो हार मानने की कगार पर था, उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अध्याय 964, कुछ तो गड़बड़ है। काचा, ये यून ने 9 पैलेशियल एरे में 12वें ऊर्जा नोड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। परिणामस्वरूप यद्यपि 9 पैलेशियल एरे अभी भी अपनी मूल स्थिति में था, लेकिन डेमन डिफाइन बीट के समर्थन के बिना इसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। और इस समय सोन वुचेन, जो उस विशाल वृक्ष में बने एक आलीशान हॉल में बैठा था, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। राक्षस को चुनौती देने वाला मन का उद्धरण चिन्ह। सोन वुचेन ने दानव विरोधी मनके को देखा और परेशान महसूस किया। सोन वुचेन ने पहले दावा किया था कि दानव विरोधी मनका उसे परमानंद वर्षा देवता द्वारा प्रदत्त एक अनमोल वस्तु थी। इससे दूसरों को यह आभास हुआ कि दानव विरोधी मनका उसे उपहार स्वरूप दिया गया था, लेकिन वास्तव में सोन वुचेन केवल नामात्र का शिष्य था। तो दिव्य देवता स्तर की कोई वस्तु उसे वास्तव में कैसे दी जा सकती थी? यह उसे केवल उधार दी गई थी। दानव विरोधी मनके में आनंदमय वर्षा देवता के मानसिक चिन्ह समाहित थे। दानव विरोधी मनके को नियंत्रित करने के लिए सोन वुचेन ने हाल ही में अपने स्वयं के मानसिक चिन्हों को उसमें समाहित किया था। ये चिन्ह बहुत स्थिर नहीं था और दानव विरोधी मनके पर उसका नियंत्रण अत्यंत कमजोर था। ये यून द्वारा 9 महलनुमा सरणी और दानव विरोधी मनके के बीच ऊर्जा नोड्स को काट देने के बाद उसके मानसिक निशान अचानक नष्ट हो गए। इससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह स्पष्ट रूप से यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसके मानसिक निशान को नष्ट करेगा। उसका मानना था कि यह दानव विरोधी मनके को मुश्किल से नियंत्रित कर पाने का परिणाम था। युवा स्वामी वुचेन, क्या बात है? ओरेकल फे किंगडम के राजा ने सोन वुचेन के चेहरे पर कुछ असामान्य भाव देखकर पूछा। कुछ खास नहीं, सोन वुचेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। बस दानव विरोधी मनके में बना एक छोटा सा मानसिक निशान कमजोर हो गया है। थोड़ी देर में मैं कुछ और मानसिक निशान बनाऊंगा ताकि इस आकलन को बेहतर ढंग से कर सकूं। सोन वुचेन के लिए दूसरों को यह बताना कैसे संभव था कि उसकी मानसिक छापें नष्ट हो गई हैं। उसने ये काम इतने बड़े पैमाने पर किया था, तो अगर अचानक कोई समस्या आ जाती तो क्या वह खुद शर्मिंदा नहीं हो जाता? मैं समझ गया। युवा स्वामी वुचेन दिव्य स्वामी स्तर के खजाने को नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए समय बीतने के साथ मानसिक छाप का कमजोर होना स्वाभाविक है। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दूसरों के चेहरे के भावों को समझना जानते थे। दानव विरोधी मनके में अतिरिक्त मानसिक छापें डालना आसान काम नहीं था। सोन वुचेन ने दर्जनों मुहरें बनानी शुरू की, लेकिन उनकी मानसिक छापों में से केवल कुछ ही उसमें समा सकी। पब फ्यूचर विज्ञापन। और इस समय दानव विरोधी मनके में 9 महलनुमा सरणी की कठिनाई लगभग नगण्य हो गई थी। लगभग 9000 लोगों द्वारा दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के योद्धा द्वारा निर्मित सरणी संरचना का प्रयास करने पर सरणी संरचना के लिए ही पर्याप्त शक्ति नहीं बची थी। तुरंत ही मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा समेट ली और आगे बढ़ने लगे। कई लोग तो दौड़ने भी लगे। वे अपने पीछे एक के बाद एक आलीशान महल छोड़ते चले गए। तो यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। शुरुआत बहुत कठिन होती है, लेकिन एक बार जब यह बाधा दूर हो जाती है तो बाद के चरण आसान हो जाते हैं। एक प्रतिभागी अपने प्रदर्शन से बहुत खुश था। कठिन प्रशिक्षण के बाद मैंने पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुति दी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं और चिझुयुन मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उन्हें लगा कि अगर मैं शुरुआत में ही बाहर हो गया तो मुझे झटका लगेगा। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा शुरुआत में ही बाहर होना नामुमकिन है। मुझे सच में गुरुजी को यह दिखाना चाहिए। यह 8वां हॉल है। मैं वाकई एक प्रतिभाशाली हूँ। परीक्षा में कोई बाधा नहीं है। एक युवक ने आत्मविश्वास से मन ही मन कहा। इस विशाल संसार में हर तरह के लोग थे। हालांकि चिझुयुन को सार्वजनिक रूप से ओरेकल फे किंगडम का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर युवा योद्धा उसकी शक्ति से सहमत था। हमेशा ऐसे लोग होते थे जो खुद को सबसे शक्तिशाली मानते थे और सोचते थे कि सार्वजनिक रूप से प्रकट होते ही वे चिझुयुन को कुचल देंगे। अब सरणी को पार करने की प्रक्रिया में सुधार होने के साथ वे अपने विचारों को लेकर आश्वस्त हो गए थे। कुछ ही देर में काफी संख्या में लोग 9वें आलीशान हॉल में पहुंच गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि 9 आलीशान हॉलों में से आखिरी हॉल होने के नाते इसमें कुछ कठिनाई होगी, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 9वां हॉल सबसे आसान था। ... इस समय ओरेकल फे किंगडम का राजा 9 महलनुमा सरणी के बाहर आध्यात्मिक फल खा रहा था और साथ ही सोन वुचेन को देख रहा था। युवा स्वामी वुचेन, मानसिक छाप बनाने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मूल्यांकन को अभी केवल 8 घंटे ही हुए हैं। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने जानबूझकर यह बात तब कही जब उन्होंने देखा कि सोन वुचेन मानसिक छाप बनाने में संघर्ष कर रहा है।
सब ठीक है। सोंग वुचेन ने माथे पर शिकन डाली। मानसिक छाप के नष्ट होने के बाद उसे भी नहीं पता था कि दानव प्रतिरोधक मनके के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि उसका मानना था कि 9 महलनुमा सरणी दानव प्रतिरोधक मनके से जुड़ी हुई है, इसलिए यदि कुछ नोड स्थिर न भी हो तो 12 नोड मिलकर त्रुटि की संभावना को काफी हद तक कम कर देंगे। संभवतः मूल्यांकन उम्मीद के मुताबिक जारी रहेगा। कुछ समय बाद जब एक नई मानसिक छाप स्थापित हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से कठिनाई को बहुत बढ़ा दूंगा और उन लोगों को कष्ट दूंगा। सोंग वुचेन मन ही मन गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। वह जानता था कि फेलिसिस रेनलॉर्ड संभवतः नामात्र के शिष्य भर्ती कार्यक्रम पर अपनी दृष्टि से नजर रख रहा था। दानव विरोधी मनके का स्वामी होने के नाते फेलिसिस रेनलॉर्ड को दानव विरोधी मनके में मानसिक छाप के नष्ट होने के बारे में अवश्य ही जानकारी थी। इससे फेलिसिस रेनलॉर्ड की उनके प्रति धारणा पर असर पड़ेगा। इतने वर्षों तक नामात्र के शिष्य के रूप में रहने के कारण वह हमेशा से व्यक्तिगत शिष्य बनने की तीव्र इच्छा रखता था। यदि वह मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाता तो उसे व्यक्तिगत शिष्य कैसे बनाया जा सकता था। सोंग वुचेन ने गहरी सांस ली और कहा, 8 घंटे भी कम नहीं है। बेहतर होगा कि मैं छापों को पुनः बनाऊं। पहला मूल्यांकन लगभग 3 से 5 दिन चलेगा। मैं मूल्यांकन अवधि को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे सकता। हाँ, युवा स्वामी वुचेन सचमुच गंभीर व्यक्ति हैं। ऐसा कहने से मुझे वाकई चिंता हो रही है। मुझे डर है कि मेरे ओरेकल फे किंगडम के शिष्यों को भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने मजाक किया और इसी क्षण हवा में मंडराते दानव विरोधी मनके से अचानक एक हल्की सी रोशनी निकली। अरे क्या हुआ? ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में कई लोगों ने ये दृश्य देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने एरे को खाली कर दिया हो? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आपने युवा गुरु वुचेन की बात नहीं सुनी? 9 महलनुमा सरणी को पार करना बेहद मुश्किल है और पहले प्रतिभागी को इसे पार करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। ये यून या ची झुयुन हो सकते हैं क्योंकि शायद वे इसे समय से पहले मंजूरी दे सके, एक शिष्य ने फुसफुसाते हुए कहा। और उसी क्षण फैन जेंग और फैन ची भी भीड़ में मौजूद थे। उस व्यक्ति का कथन सुनकर उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, ची झुयुन, ये यून, हम उनकी शक्ति के हिसाब से तो वे गठबंधन में केवल अपेक्षाकृत ही शक्तिशाली हैं। गुरु के शिष्यों में तो वे कुछ भी नहीं है। 9 महलनुमा सरणी में उन्हें बढ़ती कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर वे इसे 5 दिनों में सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो ये तो वरिष्ठ भाई की ओर से उन पर मेहरबानी होगी। समय से पहले पार करना। सपने देखना बंद करो। फैन जेंग और फैन क्यूई को ये यून और ची झुयुन से शुरू से ही नफरत थी। किसी को उनकी तारीफ करते सुनकर वे व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सुनकर लोग दंग रह गए। तो क्या इसका मतलब ये निकला कि यून और ची झुयुन को और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था? इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, दानव विरोधी मनके से निकलने वाली टिमटिमाती रोशनी अचानक और तीव्र हो गई। अरे तो फैन जेंग और फैन क्यूई भी हैरान थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ऊंचे पेड़ पर बने हॉल में सोंग वुचेन के चेहरे पर बेहद भयावह भाव थे। स्विश, दानव विरोधी मनके से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी और एक आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति ने लंबा चोगा पहना हुआ था और उसके हाथ में 3 फुट लंबी तलवार थी। प्रकाश की किरण में उसके काले बाल लहरा रहे थे जिससे वह विशिष्ट दिख रहा था। दानव विरोधी मनके को पार करने वाला पहला व्यक्ति प्रकट हो गया है। फैन जेंग और फैन क्यूई तुरंत अचंभित रह गए। अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही बीते थे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? अध्याय 965, छिपी हुई प्रतिभाएं। फैन जेंग और फैन क्यूई ने सोंग वुचेन की 9 महलनुमा संरचना देखी थी। इतने कम समय में इसे पार करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि दर्शकों में मौजूद अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं थी। किसी ने रास्ता साफ कर दिया। उसने इतनी जल्दी रास्ता साफ कर दिया। क्या प्रतिभा है? लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे। हालांकि इन लोगों के चिल्लाने के साथ साथ उससे भी कहीं अधिक लोग अचंभित थे। उन्होंने अचानक प्रकट हुए लंबे बालों वाले युवक को देखा और उनके मन में सबसे पहला सवाल आया, आखिर यह कौन है? उस गठबंधन में कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उनमें से हर कोई यून या ची झुयुन की तरह हर किसी के द्वारा जाना नहीं जाता था। लगभग किसी को भी नहीं पता था कि प्रकट हुआ व्यक्ति कौन था। आप उसे नहीं जानते। मुझे ये बताने में कोई झिझक नहीं है कि वह मेरा शपथ लिया हुआ भाई है। कम उम्र में ही उसने अद्वितीय प्रतिभा दिखाई। बाद में वह पहाड़ों में गहराई तक चला गया और एक विद्वान गुरु का शिष्य बन गया। वह वर्षों तक अदृश्य रहा और उसकी शक्ति ओरेकल फे किंगडम में निस्संदेह सर्वोच्च है। यह आपकी कल्पना से परे है। ठीक उसी क्षण एक युवक उछलकर बाहर आया और उसने ये शब्द कहे। वह किसी जीत के बाद इतराते हुए मुर्गे की तरह लग रहा था। जो व्यक्ति दिखावा करने के लिए बाहर आया था उसे सब लोग अचंभित अवस्था में देख रहे थे। तो यह आदमी कौन था? उस आदमी ने एक छोटी सी टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े जानवरों की खाल के बने थे। उसके कपड़ों पर एक पारिवारिक प्रतीक चिन्ह था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह किसी दूरदराज के इलाके में रहने वाले किसी छोटे से कबीले से आया था। उस तरह का व्यक्ति ओरेकल फे किंगडम के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे जान सकता है? सभी को यह अविश्वसनीय लगा। हालांकि कुछ अद्वितीय प्रतिभाओं के लिए युवावस्था में जमीनी स्तर पर मित्र बनाना असामान्य नहीं था। ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि कैसे एक अद्वितीय नायक अपने उन दोस्तों के लिए खड़ा होता था जिन्हें युवावस्था में धमकाया जा रहा था। लेकिन उसी क्षण प्रकाश की एक और किरण चमकी और मूल्यांकन में सफल होने वाला एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति और भी अधिक आकर्षक लग रहा था। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और हाथ में पंखा था। वह धीरे धीरे पंखा हिला भी रहा था। 9 महलनुमा कक्ष को पार करने के बावजूद वह ऊर्जावान और स्पष्ट दिमाग वाला दिख रहा था। वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था और उससे एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। एक और व्यक्ति पास हो गया और यह बहुत आसानी से हो गया। यह एक और अपरिचित चेहरा है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह भी ओरेकल फे किंगडम से है।
मुझे कभी पता नहीं था कि ओरेकल फे किंगडम में इतने सारे छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग हैं। बिल्कुल सही, ऐसा लगता है कि ये लोग अब तक छिपे रहे और प्रसिद्धि और धन के लिए प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जब फेलिसिट्स रेनलॉर्ड ने एक शिष्य को अपना शिष्य बनाया है तो यह वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए ये सभी अब सामने आने लगे हैं। कुछ वंशज आपस में बहस कर रहे थे और उसी क्षण उन्होंने प्रकाश की कुछ और किरणें चमकती देखी। 3 लोग लगातार उस घेरे को पार करते हुए ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में प्रकट हुए। यह सभी लोग सदमे से लड़खड़ा गए। वास्तव में बहुत सारे छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि ये लोग ओरेकल फे किंगडम से नहीं थे, इसलिए यह अपेक्षित था। गठबंधन के अन्य गुटों में भी छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग अवश्य ही होंगे। अब फ्यूचर एड्स। लेकिन उसके बाद शाह प्रकाश की किरणें एक के बाद एक ऐसे चमक रही थी मानो बारिश हो रही हो। पलक झपकते ही 20 से अधिक प्रतिभाशाली लोग प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। किसने सोचा था कि दुनिया में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं? यह मानना सचमुच कुएं के मेढक के समान था कि दुनिया में केवल ही युन, ची झुयुन और लुओ हो एर जैसे ही प्रतिभाशाली लोग हैं। ऐसा लगता है कि वे दूरदर्शी नहीं थे। हर युग में ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। हाँ, ये तो मेरे ब्लैक टाइगर कबीले का किड टाइगर है। इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। 3 साल की उम्र में ही इसने 1000 पाउंड का पत्थर उठा लिया था। आज इसने मुझे वाकई एक बड़ा और सुखद आश्चर्य दिया है। मेरे ब्लैक टाइगर कबीले के उत्थान की उम्मीद जगी है। एक तगड़े बूढ़े आदमी ने जोरदार दहाड़ के साथ कहा। वह बेहद उत्साहित दिख रहा था। जहां तक उस किड टाइगर की बात है जिसका वह जिक्र कर रहा था, वह एक अजीब से चेहरे वाला इंसान था। उसके शरीर से अभी तक बाल नहीं झड़े थे, जिससे वह किसी जानवर मानव जैसा लग रहा था। जहां तक 3 साल की उम्र में 500 पाउंड वजन उठाने की बात है, वह प्रशिक्षण विधि वाकई बहुत सरल थी। क्या यह आदमी भी कोई छिपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था? कई लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वे कुछ हद तक अचंभित थे। किसी को उसके बाहरी आवरण से नहीं आंकना चाहिए। आपको भी बधाई हो, मेरे श्वेत भालू कबीले के भालू द्वितीय ने भी सफलता प्राप्त कर ली है। जब युवा पीढ़ी बड़ी होगी तो हम सब कबीले के भाई बंधुओं की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। एक अन्य हटे कट्टे बुजुर्ग ने कहा। जिस भालू नंबर 2 का उसने जिक्र किया था वह पीले फर से ढका हुआ था, जिससे वह किड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति से भाईचारे की समानता रखता था। एक सफेद भालू और एक काला बाघ। ये क्या बकवास है? क्या आप जैसे आदिवासी अपने लोगों के नाम इससे बेहतर तरीके से नहीं रख सकते? दरअसल श्वेत भालू और काला बाघ कबीले पूरी तरह से अज्ञात नहीं थे। उन्हें ओरेकल फे किंगडम के जंगली कबीलों में से 2 बड़े कबीले माना जाता था। हालांकि उनकी तुलना बड़े पारिवारिक कबीलों से नहीं की जा सकती थी। सभी का मानना था कि फे कबीले के लोग राजधानी में स्थित बड़े पारिवारिक कबीलों के लोगों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए इन कबीलों को कम नहीं आंका जा सकता था। उनके द्वारा प्रतिभाशाली लोगों को जन्म देने की संभावना कम थी, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी, इसलिए किसी कबीले से भी प्रतिभा उभर सकती थी। और उसके बाद एक के बाद एक प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। हर प्रकाश किरण में एक युवक दिखाई दे रहा था जिसने बाधा को पार कर लिया था। वे एक के बाद एक ऐसे प्रकट हो रहे थे जैसे बारिश के बाद मशरूम उगाते हैं। इतने सारे लोग थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो गया। 1 2 3 4 181 182। किसी ने लापरवाही से गिनती की जबकि वह चौड़ी आंखों से घूर रहा था। क्या परीक्षा का स्तर बहुत कठिन नहीं बताया गया था? क्या पहले यह नहीं कहा गया था कि पहले दौर की परीक्षा में 99% लोग बाहर हो जाएंगे? इतने सारे लोग परीक्षा पास करने में कैसे सफल रहे? 236 237 उद्धरण चिन्ह। गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी। एक तरफ लोग गिनती कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ लोग सरसराते पत्तों की तरह उतरते जा रहे थे। गिनती करने वाले लोग उतरते हुए लोगों की संख्या के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। जल्द ही लोगों की संख्या 300 से अधिक हो गई। लोग अचंभित थे, लेकिन उस क्षण कई लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कहा गया था कि पहले व्यक्ति को परीक्षा उत्तीर्ण करने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन 8 घंटे में ही 300 से अधिक लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। हालांकि परीक्षा उत्तीर्ण करने की खुशी में डूबे हुए लोग भी थे, खासकर परीक्षार्थी स्वयं। रिश्तेदार और दोस्त आपस में उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। भाई आप भी पास हो गए। हाँ, आपको भी। भाई यूची, बधाई हो। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तभी मुझे पता चल गया था कि आप साधारण नहीं हैं। अरे क्या ये भाईली नहीं है? लगता है उन्होंने भी परीक्षा पास कर ली है। चलो जाकर उन्हें बधाई देते हैं। इस तरह के संवादों का कोई अंत नहीं था। उस समय तक लोगों की संख्या 800 से अधिक हो चुकी थी। दानव विरोधी मनके से निकलने वाली प्रकाश की किरणों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वे एक ऐसी निरंतर किरण का रूप ले ली जो इतनी चकाचौंध भरी थी कि लोग अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। अब फ्यूचर एड्स। क्या चल रहा है? उस विशाल पेड़ के हॉल में उच्च अधिकारियों के कई समूह आश्चर्यचकित थे। भले ही परीक्षा की कठिनाई का स्तर कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सभी मिलकर परीक्षा पास कर सके, है ना? इसके अलावा उन्होंने मूल्यांकन में सफल होने वाले प्रतिभागियों में कुछ अद्भुत जीव भी देखे। पहले के किड टाइगर और बेयर 2 को बुलाया जा सकता था क्योंकि उन्होंने एक 10 साल की बच्ची को देखा। उसके सिर पर बालों के 2 छोटे छोटे ठूंठ थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बेहद मासूम लग रही थी, बस उसके हाथ में एक कॉटन कैंडी की कमी थी जो उसके लुक को और भी खूबसूरत बना देती। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि मूल्यांकन परीक्षार्थी की उम्र के अनुसार अपनी कठिनाई को समायोजित करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से अस्वीकार्य था कि इतनी मासूम सी दिखने वाली एक छोटी लड़की पहला दौर पास कर ले। ये निश्चित रूप से एक सामान्य मूल्यांकन का स्वरूप नहीं था। कई लोग सोन वुचेन को देखे बिना नहीं रह सके।
वह प्रथम दौर के परीक्षक थे और संपूर्ण 9 पेलेशियल एरे उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि सोन वुचेन का चेहरा मानो हरा भरा हो गया था। इससे ज्यादा हरा भरा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस समय तक 2000 से अधिक लोग 9 महलेनुमा संरचना को पार कर चुके थे। दरअसल उन्हें तभी समस्या का पता चल गया था जब 8 घंटे में पहला व्यक्ति 9 महलेनुमा संरचना से बाहर आया था। जब उसकी मानसिक छापें ध्वस्त हो गईं, तो वह दानव प्रतिरोधी मनके के अंदर की स्थिति का पता लगाने में असमर्थ हो गया। अब उसे पता चला कि उसकी मानसिक छापें दानव प्रतिरोधी मनके को नियंत्रित करने में कठिनाई के कारण ध्वस्त नहीं हुई थी, बल्कि सरणी संरचना और दानव प्रतिरोधी मनके के बीच के संबंध में कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई थी। इसके परिणामस्वरूप उसकी मानसिक छापें ध्वस्त हो गईं, जो पहले से ही अस्थिर थीं। आखिर हुआ क्या? उस क्षण सोन वुचेन एक जलते हुए मुर्गे की तरह था। वह चाहता था कि वह शक्ति जुटाकर दानव विरोधी मनके को रोक सके। अगर कुछ 100 लोग ही आते तो वह इस मामले को दरकिनार कर अगले दौर की कठिनाई बढ़ा सकता था। लेकिन अब प्रतिभागियों की संख्या तेजी से 4000 के करीब पहुंच रही थी और आधे प्रतिभागी पहले ही पहला स्तर पार कर चुके थे। आगे और भी प्रतिभागी होने ही थे। वह इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? आनंदमय वर्षा देवता अभी भी देख रहे थे। धिक्कार है, आखिर हो क्या रहा है? सोन वुचेन ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपने 9 महलेनुमा सरणी का कई बार परीक्षण किया था। यह सच था कि वह दानव विरोधी मनके को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन जब तक 9 महलेनुमा सरणी और दानव विरोधी मनका आपस में जुड़े हुए थे तब तक उसकी अनदेखी करने पर भी कोई समस्या नहीं होती। फिर यह वर्तमान स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? सोन वुचेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरफेस को किसी ने नष्ट कर दिया होगा। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा करने की क्षमता किसी के पास हो सकती है। हम युवा स्वामी वुचेन, ओरेकल फे किंगडम के राजा ने पूछताछ भरे लहजे में कहा, 7000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। ओह, 8000 से भी ज्यादा। क्या आपको लगता है कि हमें मूल्यांकन का पहला दौर समाप्त करके दूसरे दौर की शुरुआत जल्दी कर देनी चाहिए? भगवान के शिष्य भर्ती कार्यक्रम में लगभग 9000 लोगों ने भाग लिया। पहले सोन वुचेन ने कहा था कि 99% से अधिक लोग बाहर हो जाएंगे और पहले व्यक्ति को परीक्षा पास करने में 3 दिन लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि 4-5 दिनों के बाद केवल 10 लोग ही परीक्षा पास कर पाएंगे, लेकिन अब 8 घंटे के भीतर ही 8000 से अधिक लोग हो चुके हैं। क्या यह अभी भी छंटनी थी? अगर होते भी तो उनकी संख्या शायद दर्जनों में ही होती। अगर वे बाहर हो जाते तो कितनी बदकिस्मती होती। हालांकि ओरेकल फे किंगडम के राजा को पता था कि सोन वुचेन एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है, फिर भी वे चुप नहीं रह सके। यह अब और नहीं चल सकता था। नीचे लोग शोर मचा रहे थे। यहाँ तक कि सबसे नासमझ व्यक्ति भी समझ सकता था कि कुछ गड़बड़ है। चारों ओर चर्चाएं चल रही थीं। मुझे पता है, सोन वुचेन ने दांत भींचते हुए कहा। वह मूल्यांकन के पहले दौर में बुरी तरह असफल हो गया था, तो वह और क्या कह सकता था? राक्षसों को चुनौती देने वाली माला, आओ। उस समय सोन वुचेन ने बड़ी मुश्किल से उस दानव विरोधी मनके को वापस बुलाने में कामयाबी हासिल की, जिसके लिए उसने उस पर एक दयनीय नया निशान लगाया था। दानव विरोधी मन का हाथ में लिए हुए सोन वुचेन ने उसकी शीतलता का अनुभव किया। उसका चेहरा अत्यंत क्रोधित हो गया। इससे पहले मूल्यांकन की अध्यक्षता करते समय उसने ये छोटी सी उम्मीद भी जताई थी कि मूल्यांकन के बाद उसका गुरु उसे दानव विरोधी मन का दे देगा। वह युद्ध संरचना में निपुण था, इसलिए दानव विरोधी मन का उसके लिए बहुत लाभदायक होता। लेकिन अब सोन वुचेन को अपने हाथ में मौजूद मनके से असीम अलगाव का ही एहसास हो रहा था। अध्याय 966, असामान्य आंखें। अलगाव की भावना सोन वुचेन के मानसिक चिन्हों के दानव विरोधी मनके में पूरी तरह नष्ट हो जाने का परिणाम थी। अब दानव विरोधी मनके को हाथ में लेकर सोन वुचेन ने अपनी इंद्रियों से उसका अध्ययन किया। दानव विरोधी मन का उसका नहीं था, इसलिए उसे यह समझने में बहुत समय लगा कि आखिर हुआ क्या था। उसके भीतर के 12 ऊर्जा केंद्र पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे। यह सोन वुचेन चकित रह गया। हर ऊर्जा केंद्र पर नष्ट हुई ऊर्जा के निशान बचे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी मानवीय शक्ति द्वारा नष्ट किया गया हो, लेकिन भला कौन उसके ऊर्जा केंद्रों को नष्ट कर सकता है? सोन वुचेन बेहद क्रोधित था। अगर उसे पता चल गया कि यह किसने किया है, तो वह निश्चित रूप से उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। क्या यह तियानशुन हो सकता है, या यह मी लियू है? सोन वुचेन को शुरू में जिन शिष्यों पर शक था, वे मूल्यांकन में भाग लेने वाले शिष्य नहीं थे, बल्कि उनके साथी मार्शल ब्रदर्स थे। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के मार्गदर्शन में नामात्र के शिष्यों के बीच भी आंतरिक संघर्ष होना आम बात थी। क्या यह संभव है कि किसी को पता था कि वह मूल्यांकन की अध्यक्षता करने वाला है और वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उस व्यक्ति ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया? लेकिन और सोचने पर पता चला कि आनंदमय वर्षा स्वामी देख रहे थे। किसके पास इतना हुनर था कि वह आनंदमय वर्षा स्वामी को धोखा दे सके और आकलन में हेरफेर कर सके? क्या वाकई किसी प्रतिभागी ने ऐसा किया था? सोन वुचेन को यह अविश्वसनीय लगा। शिष्यों का एक समूह, जिनमें से अधिकांश स्वर्ग आरोहण स्तर पर या यहाँ तक कि दाव अभिव्यक्ति स्तर पर थे, बिल्कुल साधारण थे। उनमें से किसी के पास भी वह क्षमता नहीं थी। उस समय कई लोग मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हुए हड़बड़ी में थे। सोन वुचेन उस विशाल वृक्ष के हॉल में एक सम्माननीय स्थान पर बैठा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कांटों पर बैठा हो। उसने पहले भी शेखी मारी थी, लेकिन नतीजा विनाशकारी रहा। उसका चेहरा मानो सूज गया था। उसने उस स्तर को पार कर चुके सभी शिष्यों पर नजर डाली और फिर उसकी निगाह ही उन पर टिक गई। क्या ये वही हो सकता है? वो तो अभी स्वर्ग आरोहण पूर्णता के स्तर पर ही है। उसने मेरी रणनीति को कैसे भेद दिया? इस समय ये यून हवा में स्वतंत्र रूप से तैर रहा था और शांतिपूर्वक अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। सरणी को तोड़ने में ये यून की बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं हुई, क्योंकि उसे केवल ऊर्जा नोड्स को ढूंढकर उन्हें अलग करना था। अब फ्यूचर एड्स।
ऊर्जा केंद्रों को नष्ट करने के बाद ये यून ने आराम से शेष 8 महलनुमा कक्षों को खाली कर दिया। जब वह बाहर आया तब तक अधिकांश लोग पहले ही बाहर आ चुके थे। प्रकाश की वर्षा में प्रकट होने पर ये यून किसी से अलग नहीं दिखा। हालांकि वह लाइमलाइट से दूर रहते थे, फिर भी कुछ लोग उन पर विशेष ध्यान देते थे। क्या आप ये यून हैं? ये यून के सामने 2 हटे कट्टे पुरुष प्रकट हुए। ये यून ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। उन दोनों के शरीर पर जानवरों की खाल चढ़ी हुई थी। फे जाति के सदस्यों में आधे जानवर जैसे रूप होना कोई असामान्य बात नहीं थी। मैं ब्लैक टाइगर हूं और यह मेरा भाई है, बेयर 2। उनमें से एक आदमी ने कहा। जनजाति में उसका उपनाम किड टाइगर था और औपचारिक माहौल में बोले जाने पर यह स्वाभाविक रूप से ब्लैक टाइगर जितना प्रभावशाली नहीं लगता था। ये यून की भौहें तन गईं। उन दोनों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था और उनमें हत्या का प्रबल इरादा झलक रहा था। वे निश्चित रूप से केवल उसका अभिवादन करने नहीं आए थे। अफवाहें कहती हैं कि तुम लुओ कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारी परीक्षा पास करने की गति भी उतनी तेज नहीं थी। ब्लैक टाइगर के पहले शब्दों में आक्रामक लहजा था। वह और बेयर 2 उन पहले कुछ लोगों में से थे जिन्होंने 9 पैलेशियल एरे को पार किया था, इसलिए जाहिर तौर पर वह बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। हालांकि बाद में लोगों को लगा कि 9 महलनुमा संरचना में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन असल में शुरुआती कुछ स्तरों में कोई समस्या नहीं थी। संरचना से सबसे पहले बाहर आने वाले ये दोनों ही उनकी ताकत का सबूत थे। इससे भालू 2 और काला बाघ घमंडी हो गए। मैंने सुना है कि तुमने ची झुयुन को हरा दिया, भालू 2 ने धीमी दबी हुई आवाज में कहा। ची झुयुन को ओरेकल फे किंगडम का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन ये केवल एक उपाधि है। ची झुयुन को हराने मात्र से यह मत सोचो कि तुमने ओरेकल फे किंगडम में विजय प्राप्त कर ली है। भालू 2 की बातें सुनकर ये यून को हंसी आ गई। वह जानता था कि कई प्रतिभाशाली लोग घमंडी होते हैं और उन्हें अपने परिवार या गुटों पर गर्व होता है। इसलिए ये दावा सुनकर उन्हें स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया कि ओरेकल फे किंगडम को अकेले ये यून ने ही पूरी तरह से साफ कर दिया था। अगर उसने 9 महलनुमा संरचना को भेद न पाया होता तो उन दोनों के लिए उससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन दुनिया विशाल है, इसलिए ऐसे लोग तो होंगे ही जिन्हें अपनी क्षमताओं पर बड़ा चढ़ाकर भरोसा होता है, और ऐसे लोग शायद बहुमत में भी हों। मूल्यांकन अभी शुरू ही हुआ है, हमें प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। ब्लैक टाइगर ने यून को चुनौती देते हुए ये घोषणा की और फिर मुड़कर चला गया। ... इसी बीच राजसी राजधानी के बाहर एक तैरते हुए द्वीप पर फेलिसिट्स रेन लॉर्ड पूरी स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने एक दुर्लभ हंसी। पब फ्यूचर एड्स। ये नौजवान लड़का काफी दिलचस्प है। दानव विरोधी मन के स्वामी होने के नाते आनंदमय वर्षा स्वामी ने स्वाभाविक रूप से ये यून द्वारा सरणी को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया देखी। हे भगवान, ये यून ने किस विधि से इस तंत्र को तोड़ा? परी निंगशुन ने भी पूरी प्रक्रिया देखी थी। ये सच था कि सोन वुचेन का दानव विरोधी मन के पर नियंत्रण अपर्याप्त था, लेकिन ऊर्जा केंद्र फिर भी काफी छिपे हुए स्थानों पर स्थित थे। फिर भी ये यून ने 12 ऊर्जा केंद्रों को खोज निकाला और उन सभी को नष्ट कर दिया। इस घटना ने परी निंगशुन को अत्यंत आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि दाव मैनिफेस्टेशन पूर्णता स्तर के प्रतिभाशाली लोग भी इसे भेद नहीं सकते थे। स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़िए। इस बच्चे में कोई विशेष प्रतिभा हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऊर्जा को समझने की उसकी क्षमता बहुत तीव्र है। वुचेन की सरणी में कुछ अपूर्ण आरंभीकरणों के कारण अवशिष्ट ऊर्जा पथ मौजूद थे। ये यून ने इन ऊर्जा पथों का सटीक रूप से अनुसरण किया और अंततः ऊर्जा केंद्रों तक पहुंच गया। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की साधना के स्तर के कारण वह ऊर्जा नोड्स के वितरण और ऊर्जा प्रक्षेप पथ को आसानी से महसूस कर सकता था। इस प्रकार वह समझ गया कि ये यून ने सरणी को कैसे भेद दिया था। ऊर्जा को इतनी गहराई से समझने की क्षमता होने के लिए क्या वह जन्म से ही असामान्य आंखों वाला हो सकता है? मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ लोगों में विशेष शारीरिक विशेषताएं होती थीं, जैसे कि असामान्य आंखें। वे नियमों और ऊर्जा के प्रक्षेप पथ को देख सकते थे। ऐसे विशेष गुणों वाले लोग संख्या में बेहद कम थे और उनके बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बहुत कम मिलते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी असाधारण शारीरिक गुणों के साथ जन्म लेने वाले इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा असाधारण गुणों वाले लोगों में जरूरी नहीं कि युद्ध कौशल भी हो। ऊर्जा के प्रवाह पथ को देख सकने वाले लोग जरूरी नहीं कि ऊर्जा को अवशोषित कर सकें। उनकी सीखने और समझने की क्षमता भी जरूरी नहीं कि उच्च हो। इन्हीं कारणों से अत्यंत सीमित संख्या में ऐसे लोग अंततः भीड़ में गुम हो गए और समय के साथ लुप्त हो गए। और असाधारण प्रतिभा और गुणों से संपन्न लोग वास्तव में स्वर्ग के धन्य बच्चे थे। वे विशेष रूप से दुर्लभ थे। हे ईश्वर, यदि यून वास्तव में एक असामान्य गुण के साथ पैदा हुआ है तो वह अपनी मार्शल प्रतिभा को देखते हुए वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जिस तरह से उसने तंत्र को भेद कर सफलता हासिल की है वह तो बस एक चाल है, न कि उसकी अपनी ताकत और विवेकपूर्ण समझ। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी सीमा क्या है और दाव के बारे में उसकी समझ क्या है। जब फेलिसिट्स रेन लॉर्ड बोल रहे थे तो शुई निंगशुन उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से प्रत्याशा का भाव देख सकती थी। बेहद ऊंचे मानकों वाले फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को इस तरह का भाव प्रकट करवाना सचमुच आसान नहीं था। ... इस समय उस विशाल वृक्ष के कक्ष में युवा गुरु वुचेन, अब हम क्या करें? ओरेकल फे किंगडम के राजा ने एक गहन प्रश्न पूछा। उन्हें पता चल गया था कि आकलन में गड़बड़ी हो गई है। सोन वुचेन को काफी बड़ा झटका लगा था। ऐसा माना जाता था कि इसके बाद होने वाले मूल्यांकन में लोगों के एक छोटे समूह की आवश्यकता होगी, जिसमें उदाहरण के तौर पर दाव डोमेन की परीक्षा शामिल होगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से अपने दाव डोमेन का प्रदर्शन करना होगा। लेकिन अब लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति में यह कहना मुश्किल था कि अगर वे सभी एक पंक्ति में खड़े हों तो इसमें कितना समय लगेगा। लेखक का नोट: कल चांगशा में कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद चेंगदू लौट आया। दुजिया ज्ञान में एक स्टॉपओवर किया।
लेकिन चेंगडू में ड्रोन की घटना के कारण उड़ानें बहुत देर से हुई। दोपहर में निकला लेकिन सुबह 1 बजे घर पहुंचा। लगभग आधा अध्याय लिखा, 2-3 अध्याय लिखने के बाद आगे नहीं लिख पाया। उस समय ड्रोन की घटना के कारण कई विमानों को शियान, चोनकिंग और गुयांग में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। विमान तब तक उड़ते रहे जब तक उनका ईंधन लगभग खत्म नहीं हो गया और अंततः उन्हें उतरना पड़ा। यह बेहद खतरनाक था, फिर भी मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। ये सोचकर दुख होता है कि एक छोटे से ड्रोन ने इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और जनता के लिए खतरा पैदा कर दिया। ये लोग वाकई दुष्ट हैं। इतने दिन बीत गए और अभी तक पकड़े नहीं गए। इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अध्याय 967 दिव्य प्रभु का जड़ी बूटी उद्यान। ओरेकल फे किंगडम के राजा का प्रश्न सुनकर सोन वुचेन का हृदय उथल पुथल में डूब गया। हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके थे और वह पहले से ही असमंजस में था कि क्या करे। उसने जो आकलन तैयार किया था वह लगभग 10,000 लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था। क्या उसे 9 महलनुमा संरचना का एक और परीक्षण करना होगा? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह 9 आलीशान सरणी का दोबारा उपयोग करने में पहले से ही बहुत शर्मिंदा था। अगर उसने इसका उपयोग किया भी तो क्या होगा अगर समस्या फिर से उभर आए? इससे बेहतर होगा कि वह अपना सिर किसी सतह पर तब तक पटके जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। मेरे 9 महलनुमा ढांचे को किसने तोड़ा? क्या वाकई ये वही योद्धा हो सकते हैं जिन्होंने मूल्यांकन में भाग लिया था, जैसे कि ये यून? हजारों लोगों की निगाहें सोन वुचेन पर टिकी थीं। सोन वुचेन ने इन तुच्छ योद्धाओं के मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हे आनंदमय वर्षा स्वामी, सोन वुचेन को भली भांति पता था कि तैरते हुए द्वीप पर आनंदमय वर्षा स्वामी उसे देख सकता है। आनंदमय वर्षा स्वामी ये देखने के लिए प्रतीक्षारत था कि वह क्या करेगा, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई और हथेलियों में पसीना आ गया। दानव विरोधी मनके के समर्थन के बिना उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो एक साथ 10,000 लोगों की परीक्षा ले सके। उसके पास एकमात्र विकल्प यही था कि वह सभी को सुनसान मैदानों में भेज दे और उन्हें एक साथ युद्ध में शामिल करे। हालांकि यह एक सरल और अपरिष्कृत तरीका था। इसके अलावा यह निष्पक्ष आकलन भी नहीं होता। जाहिर है इससे परम प्रसन्न वर्षा देवता प्रसन्न नहीं होते। उसी क्षण सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हल्की फुहार की तरह धुंध छाई हुई थी जिसने विशाल वृक्ष के हॉल को घेर लिया। सफेद वस्त्र पहने एक महिला चौक के ऊपर प्रकट हुई। शुई निंगशु, वह व्यक्ति जिस पर फेलिसिट रेन लॉर्ड ने हजारों साल पहले उसका अनुसरण करना शुरू करने के बाद से सबसे अधिक भरोसा किया था। मार्शल आंटी निंगशु, उद्धरण चिन्ह। सोन वुचेन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने उन्हें प्रणाम किया। उस क्षण उन्हें देखकर सोन वुचेन घबरा गया था। यह स्पष्ट था कि शुई निंगशु उस मूल्यांकन से नाखुश थी जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। अगले मूल्यांकन का विषय मैं ही दूंगी, शुई निंगशु ने कहा। उसके शब्दों से सोन वुचेन का दिल बैठ गया। वह हैरानी से देखता रहा लेकिन अंततः उसने एक शब्द भी नहीं कहा। शुई निंगशु अगला विषय बता रही थी जिसका मूल्यांकन किया जाना था। वहां मौजूद कई योद्धाओं ने शुई निंगशु की ओर देखा और उसकी नजर अनजाने में यी यून पर पड़ गई। लगभग 10,000 योद्धाओं की उपस्थिति में यी यून किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा था, इसलिए यद्यपि अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि शुई निंगशु यी यून पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यी यून स्वयं ये जानता था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह जानता था कि उसके द्वारा सरणी को तोड़ने की प्रक्रिया को संभवतः शुई निंगशु ने देख लिया था। उसे इस बात का डर नहीं था कि बैंगनी क्रिस्टल का रहस्य उजागर हो जाएगा। बैंगनी क्रिस्टल इस दुनिया के युद्ध कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था। अगर वे बैंगनी क्रिस्टल का पता नहीं लगा सके तो सारी जिम्मेदारी ही उन पर ही आ जाएगी। चूंकि वह निजी शिष्य बनना चाहता था इसलिए उसे अपनी असाधारण योग्यता साबित करनी ही थी। अपनी शक्ति को छुपाने का कोई कारण नहीं था। चूंकि पहला दौर ऐसा ही है इसलिए सभी को उत्तीर्ण माना जा सकता है। दूसरे दौर के लिए उद्धरण चिन्ह। शुई निंगशु बोलते हुए अपनी उंगलियां चटका रही थी। वाह! शुई निंगशु की उंगली से निकली एक धुंधली रोशनी शून्य को चीरती हुई निकली। गति बढ़ने के साथ ही वह एक विशाल द्वार में तब्दील हो गई। धमाका! दरवाजा जमीन पर गिरा और सबके सामने खड़ा हो गया। दरवाजा सैकड़ों फीट चौड़ा और 10 मंजिलों से भी अधिक ऊंचा था। यह बहुत विशाल था। दरवाजे के अंदर से हल्की बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थीं। बारिश के कारण पहाड़ मुश्किल से नजर आ रहे थे, साथ ही हरी भरी घास और फूलों का एक अंतहीन सागर भी दिखाई दे रहा था। एक ऐसा दरवाजा जो दूसरी दुनिया की ओर ले जाता था। यह धुंध भरी बारिश का द्वार है। यह एक दिव्य स्वामी का जड़ी बूटी उद्यान है जिसकी देखरेख का जिम्मा मेरे पास है। धुंध भरी बारिश के द्वार के पार एक स्वतंत्र दुनिया है। मेरा नियम है कि हर कोई धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश करे और जमीन से एक फूल तोड़ ले। इससे बाहर निकलना ही उत्तीर्ण माना जाएगा। क्या यह दिव्य प्रभु का जड़ी बूटी उद्यान है? फूल तोड़ना। ये सुनकर वहां मौजूद सभी योद्धा बेहद उत्साहित हो गए। ये तो दिव्य भगवान का जड़ी बूटी का बगीचा था। भगवान के दिव्य उद्यान में प्रवेश करने का विचार ही स्फूर्तिदायक था। इसके अलावा मूल्यांकन का विवरण भी काफी नया था। धुंध भरी बारिश के द्वार के अंदर फूल तोड़ना बेहद आसान लगता था, लेकिन लोग जानते थे कि शुई निंगशु द्वारा निर्धारित परीक्षा उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। धुंध भरी बारिश के द्वार में शायद कुछ तरकीबें छिपी थीं। हालांकि इससे यह और भी दिलचस्प हो गया। अगर कोई भी इसे पूरा कर लेता तो ये भी अर्थहीन हो जाता। हाँ, फूल तोड़ना। क्या मैं परी निंगशु से पूछ सकता हूँ कि क्या सिर्फ फूल तोड़ना ही पास होने का तरीका है? क्या ग्रेडिंग के और भी तरीके हैं? ब्लैक टाइगर ने जोर से पूछा। पहले 9 पैलेशियल एरे को साफ करने में जितना कम समय लगता था, परिणाम उतने ही बेहतर होते थे। फूल तोड़ने की बात करें तो धुंध भरी बारिश का द्वार उनके ठीक सामने था। फूलों की क्यारियां भी ज्यादा दूर नहीं थीं। अगर किसी में क्षमता हो तो फूल तोड़कर वापस लौटना मुमकिन था। इसमें लगने वाले समय में ज्यादा फर्क नहीं होता। इससे दूसरों के मुकाबले उसके प्रदर्शन में अंतर जाहिर नहीं होता।
ग्रेडिंग। परी निंगशुन मुस्कुराई। धुंधली बारिश के द्वार के सबसे पास वाले फूलों को 7 हृदय फूल कहा जाता है। इस फूल को अंकुरित होने में 1000 साल, बढ़ने में 1000 साल और कली बनने में 1000 साल लगते हैं। उसके बाद हर 1000 साल में इसकी एक पंखुड़ी बढ़ती जाती है, कुल मिलाकर 10,000 साल तक। अगर आप 7 हृदय फूल लाकर लाते हैं तो इसे उत्तम ग्रेड माना जाएगा। हालांकि अगर आप 10,000 साल पुराना 7 हृदय फूल नहीं तोड़ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ एक कली लाना भी पास माना जाएगा। जब परी निंगशुन ने ये कहा तो सभी ने धुंध भरी बारिश के द्वार की ओर देखा। बारिश की धुंधली रोशनी में लोगों ने घास के मैदान पर उम्मीद के मुताबिक फूल देखे। पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग थी। धुंध भरी बारिश के द्वार के सबसे करीब वाले फूल केवल कलियां थे और द्वार जितना गहरा होता गया फूलों में उतनी ही अधिक पंखुड़ियां होती गईं। हालांकि किसी फूल में 4 या 5 पंखुड़ियां होना भी एक सामान्य बात मानी जाती थी। 6 पंखुड़ियां तो बेहद दुर्लभ थीं और वे आमतौर पर घने कोहरे और बारिश के बीच छिपी रहती थीं। वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थीं। 7 पंखुड़ियों वाले फूलों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। क्या 7 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं? ब्लैक टाइगर ने गर्दन उठाकर चारों ओर देखा। वह पहले से ही एक फूल ढूंढना चाहता था ताकि धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश करते ही वह एक लक्ष्य पर निशाना साध सके और एक ही झटके में उसे तोड़ सके। भले ही यह बहुत मुश्किल हो और उसे फूल तोड़ने से रोक रहा हो, फिर भी वह वापस आते समय 5 या 6 पंखुड़ियों वाला फूल ला सकता है। ब्लैक टाइगर के सवाल ने उस विशाल वृक्ष के हॉल में बैठे बुजुर्गों को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। विश्व सीमांत संप्रदाय के एक महान व्यक्तित्व ने कहा, यद्यपि 7 हृदय पुष्प का जीवनकाल लंबा नहीं माना जाता, अधिकतम 10,000 वर्ष ही होता है, फिर भी यह अत्यंत मूल्यवान है। इसमें सांसारिक सार समाहित होता है और अधिकांश 7 हृदय पुष्प पूरी तरह खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। 10,000 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले पुष्पों की संख्या 10,000 में एक होती है। यह एक सर्वोच्च पवित्र जड़ी बूटी है और दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र के योद्धाओं को दाव महल में प्रवेश दिलाने में, साथ ही स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के योद्धाओं को दाव अभिव्यक्ति में प्रवेश दिलाने में अद्भुत प्रभाव डालती है। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि 10,000 साल पुराना 7 हॉट फ्लावर पत्ता गोभी है जो सड़कों पर कहीं भी मिल सकता है, कि इसे बिना ज्यादा मेहनत के पाया जा सकता है? बूढ़े ने चिढ़कर कहा। स्पष्ट रूप से ब्लैक टाइगर जैसे कम ज्ञान वाले तगड़े आदमी से नाराज था। यह अज्ञात था कि पहले मूल्यांकन के दौरान ब्लैक टाइगर सबसे आगे रहने में कैसे कामयाब रहा। बुजुर्ग की बातें सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। वहां मौजूद कई लोग स्वर्ग आरोहण स्तर पर थे। अगर 10,000 साल पुराना 7 हृदय पुष्प उनके लिए मार्ग की अभिव्यक्ति में सहायक होता तो यह एक अनमोल खजाना होता। उसी क्षण शुई निंगशुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो 7 हृदय पुष्प तुम तोड़ोगे वह तुम्हारा ही होगा, चाहे वह 10,000 साल पुराना ही क्यों न हो। बेशक ये तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि वह तुम्हारे पास होगा या नहीं। शुई निंगशुन के इस कथन ने वहां मौजूद योद्धाओं को उत्साहित कर दिया। उन्होंने जो 7 हृदय वाला फूल तोड़ा वह उनका होगा। दिव्य भगवान के जड़ी बूटी उद्यान में मौजूद जड़ी बूटियों का महत्व निर्विवाद था। इसके अलावा विश्व सीमांत संप्रदाय के वरिष्ठ ने अभी 7 हृदय पुष्प के चमत्कारी प्रभावों का उल्लेख किया था। ब्लैक टाइगर और बेयर टू जैसे परी जो विभिन्न जनजातियों से आए थे, बेहद उत्सुक थे। केंद्रीय शहरों से दूर स्थित होने के कारण उनके पास जड़ी बूटियों का भंडार बहुत कम था। दिव्य स्वामी का जड़ी बूटी उद्यान उनके लिए बिल्कुल सही समय पर आया था। अध्याय 968, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुई निंगशुन के आकलन से वहां मौजूद सभी लोगों को सीधा अवसर मिल जाएगा। किसी दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी के बगीचे में जड़ी बूटियां तोड़ने का विचार ही रोमांचक था। लगभग 9,000 योद्धा बेसब्री से धुंध भरी बारिश के द्वार के सामने खड़े थे। वे शुई निंगशुन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्लैक टाइगर की आंखों में उत्साह की चमक आ गई जैसे ही वह खुद को तैयार कर रहा था। उसी क्षण उसने ये यून को देखा जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वह अपने चेहरे पर व्यंग्य का भाव आने से खुद को रोक नहीं पाया। ल्यूओ वंश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारी गति अभी भी कछुए जितनी धीमी रहेगी। भाई, थोड़ी देर में हम भाई लोग सीधे आगे बढ़कर हमला करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादा से ज्यादा एक 10,000 साल पुराना 7 हॉट फ्लावर बचा होगा। अगर हम देर से पहुंचे तो एक भी नहीं बचेगा। भालू दो ने कहा। बिल्कुल सही, हालांकि किसी भी अप्रत्याशित खतरे से सावधान रहें। जड़ी बूटी का बगीचा इतना आसान नहीं है, रास्ते में कई जाल बिछे हो सकते हैं। जैसे ही ब्लैक टाइगर ने बोलना समाप्त किया, शुई निंगशुन ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और कहा, आप शुरू कर सकते हैं। शुल्क। ब्लैक टाइगर, बेयर टू और कई अन्य करदाताओं की आंखों में लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। वे धनुष की डोरी से छूटे तीरों की तरह लपक निकले। सभी को भली भांति पता था कि परी निंगशुन का आकलन इतना सरल नहीं था। उनमें से कई ने अपनी परिजाति की रक्तरेखा को सक्रिय कर लिया था, जिसके कारण वे दिव्य प्रकाश में जगमगा रहे थे। कई लोगों के पीछे उनके पूर्वजों की दैवीय छवियां दिखाई दे रही थीं। पल भर में ब्रोकेड स्प्रिंट कोट ऐसा लग रहा था मानो हजारों परियां एक शानदार भगदड़ में दौड़ रही हों। ब्लैक टाइगर और बेयर टू भीड़ के ठीक सामने से तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे धुंध भरी बारिश के द्वार पर पहुंचे, धमाका, एक जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी जब दोनों एक अदृश्य प्रकाश के पर्दे से टकराए। प्रकाश के पर्दे से टकराकर वापस उछलते ही दोनों के शरीर बुरी तरह कांप गए। ब्लैक टाइगर और बेयर टू दरवाजे की ओर दौड़ते समय की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पीछे की ओर गिरे। वे जमीन पर जोर से जा गिरे। पेंग पेंग, 2 धमकियों के साथ दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे आसमान की ओर थे, लेकिन ब्लैक टाइगर का चेहरा खून से लथपथ था। वह पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और उसने अपना सिर बिल्कुल आगे निकाल दिया था। उसका चेहरा ही अदृश्य प्रकाश के पर्दे से टकराया था, जिसके कारण उसकी नाक तक चपटी हो गई थी। भालू नंबर 2 की हालत और भी बदतर थी। उसकी 7-8 पसलियां टूट चुकी थीं और उसका शरीर कांप रहा था, साथ ही उसके मुंह से झाग निकल रहा था।
ब्लैक टाइगर और बेयर 2 के बाद लगभग 100 और लोग उन्हीं की तरह लाइट कर्टेन से टकरा गए। टक्करों से वे बुरी तरह घायल हो गए और दर्द से कराहने लगे। जो लोग थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे उन्होंने दूसरों की असफलताओं से सबक लेकर अपनी गति धीमी कर ली। वे प्रकाश की दीवार से टकराने के भयानक परिणाम से बच गए। जहां तक ये यून की बात है, भीड़ पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और पीछे की ओर धकेल दी गई थी, लेकिन जब से परी निंगशुन ने मूल्यांकन की शुरुआत की घोषणा की तब से उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। काफी देर बाद भालू नंबर 2 और काला बाघ आखिरकार चैन की सांस ले पाए। उन्हें उठने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वे मुश्किल से सीधे खड़े हो पा रहे थे। उनके सिर में दर्द हो रहा था और उन्हें चक्कर आ रहे थे। क्या बिल्ली है, धिक्कार है, हम धोखा खा गए। सोचिए, भगवान के जड़ी बूटी के बगीचे में ऐसा जाल बिछाया गया है। हम में से जो लोग सबसे पहले बारूदी सुरंग पर पैर रखने में कामयाब हुए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि पीछे खड़े उन कायरों ने फायदा उठा लिया। जैसे ही ब्लैक टाइगर ने अपने खून से लथपथ चेहरे को छुआ, उसने देखा कि ये यून उनसे ज्यादा दूर नहीं था। ये यून वहीं खड़ा था, मानो वह कोई बाहरी व्यक्ति हो और सब कुछ देख रहा हो। ब्लैक टाइगर और बेयर टाइगर ने ये यून की ओर देखा और बदले में ये यून ने संकट में फंसे दोनों भाइयों की ओर देखा। ये यून ने अपनी निगाहें नहीं छिपाई। जिस तरह से वह ब्लैक टाइगर और बेयर 2 को देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह दो मंदबुद्धि लोगों को देख रहा हो। उनमें शारीरिक बल तो बहुत था, बुद्धि कम। वे सती और अज्ञानी थे, लेकिन वे खुद को बहुत ऊंचा समझते थे, तो फिर दोष किसे दिया जा सकता है। दरअसल ये यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि से धुंध भरी बारिश के द्वार के सामने एकत्रित होने वाली घनी ऊर्जा को बहुत पहले ही देख लिया था। जैसे ही कोई अंदर घुसने की कोशिश करता, ऊर्जा तुरंत संघनित होकर दिव्य धातु की तरह अभेद्य हो जाती। इसके अलावा ऊर्जा का ये प्रकाश पर्दा ऊर्जा को परावर्तित भी कर सकता था। इस पर जितनी ऊर्जा डाली जाती उतनी ही ऊर्जा वापस लौट जाती। यही कारण था कि इससे टकराने वाले कई लोगों का दुखद अंत हो जाता था। वो बदमाश ब्लैक टाइगर और बेयर 2 गुस्से से आग बबूला हो गए। हमले के बाद उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन ये यून को किनारे खड़े होकर उन्हें लड़ते देखना बहुत मजेदार लग रहा था। किनारे खड़े होकर देखना कैसी कुशलता है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और हमला करो। कछुए की तरह दुबककर हमारा मजाक उड़ाना कितना बेशर्म है। ब्लैक टाइगर ने गुस्से से बड़बड़ाया। उसी क्षण प्रकाश की एक किरण चमकी। ची झुई धुंध भरी बारिश के द्वार के सामने आ खड़ी हुई थी। उसने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और वह एक भव्य और प्रभावशाली मुद्रा में सीधा खड़ा था। उसकी सारी ऊर्जा उसके भले में एकत्रित होने लगी। ओह, ची झुइयुन। जब सभी लोग आश्चर्यचकित थे, तभी ची झुइयुन ने अचानक अपना भाला आगे बढ़ाया। भाले के प्रहार से ऐसा लगा मानो नश्वर जगत पर नरक उतर आया हो। ची झुइयुन के पीछे एक विशालकाय शूरा दानव प्रकट हुआ और प्रेतों ने विलाप किया। युद्ध दानव रूप शूरा। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ ची झुइयुन के सामने शून्य में स्पष्ट लहरें दिखाई देने लगी। प्रकाश का पर्दा गूंज रहा था। अंततः सभी को एहसास हुआ कि यह एक हल्के नीले रंग का प्रकाश का पर्दा था। यह पानी की झिल्ली जैसा था और अब ची झुइयुन के वार ने प्रकाश के पर्दे में दरार पैदा कर दी है। ची झुइयुन की निगाहें केंद्रित थीं और उसका शरीर चमक उठा। वह प्रकाश के पर्दे में प्रवेश कर चुका था। अगले ही पल वह धुंध भरी बारिश के द्वार से गुजर चुका था। वह ईश्वर के जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश कर गया। सभी लोग हैरानी से आंखें फाड़कर देख रहे थे। ची झुइयुन ने अपने शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल करके प्रकाश के पर्दे को चीर डाला था, जिससे उसे धुंध भरी बारिश के द्वार से अंदर जाने का रास्ता मिल गया था। उसका हमला बेहद घिनौना था। मैं भी भाग ले सकता हूँ। पलक झपकते ही छोटे कद का एक फे भीड़ से बाहर निकला। हाथ में माचिटी लिए वह तुरंत ची झुइयुन के कदमों पर चल पड़ा। धत्तेरे की। उसने उस प्रकाश के पर्दे पर वार किया जिस पर ची झुइयुन ने अभी अभी हमला किया था। उसके पास एक चतुर योजना थी। उसका मानना था कि प्रकाश के पर्दे का वह हिस्सा जिसे ची झुइयुन ने अभी अभी फाड़ा था संभवतः अस्थिर रहेगा। उसी स्थान पर हमला करने से प्रकाश के पर्दे को पूरी तरह से फाड़ने की संभावना बढ़ जाती। तथापि वाह, उसकी तलवार की किरण वापस उछलकर सीधे उसकी छाती पर जा लगी। पुआ। दुबले पतले योद्धा ने मुंह से खून थूका और पीछे की ओर गिरते हुए वह बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा। वह सफल हो गया। सब लोग दंग रह गए। ची झुइयुन ने एक ही हमले में सफलता हासिल कर ली थी। उस आदमी ने उसी जगह पर हमला किया था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ। मैं उसे जानता हूँ। वह ओरेकल फे किंगडम के यूची परिवार का यूची लोंग है। वह निश्चित रूप से ओरेकल फे किंगडम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष व्यक्तियों में से एक है, लेकिन किसने सोचा था कि उसके और ची झुइयुन के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। भीड़ में से किसी ने आश्चर्य से कहा। ओरेकल फे किंगडम में ची झुइयुन ने एक दशक पहले सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि वह प्रसिद्ध थे, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ची झुइयुन से वास्तव में लड़ने का मौका मिला था। वास्तविक लड़ाई के बिना ची झुइयुन की दुर्जयता को समझना असंभव था। एक वर्ष पूर्व ची झुइयुन ने लुओ कबीले पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन अंततः ही उनसे पराजित हो गया। इससे ची झुइयुन के आसपास का गौरव काफी कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ओरेकल फे किंगडम के कुछ सदस्यों को ये लगने लगा कि ची झुइयुन बस एक व्यक्ति है और इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन आज उन्होंने ये देखा और गहराई से समझा कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के प्रसिद्ध यूची लोन की तुलना ची झुइयुन से करने पर वह कितने ही हीन साबित हुए। इस दृश्य को देखकर कई लोग अपनी निगाहें यी यून पर टिकाने से खुद को रोक नहीं पाए। ची झुइयुन पहले से ही इतना शक्तिशाली था, फिर भी वह यी यून के हाथों पराजित हो गया। तो फिर ये यून की ताकत क्या थी, वह कितना शक्तिशाली था। अध्याय 969। यह मेरा मूल पेशा है। ची झुइयुन के प्रकाश के पर्दे में प्रवेश करने के बाद खून से लथपथ ब्लैक टाइगर और बेयर 2, जो अभी अभी जमीन से उठे थे, हैरान रह गए। वे पूरी तरह से अचंभित थे। वो ऐसे ही अंदर चला गया। ची झुइयुन के धुंध भरी बारिश के द्वार से प्रवेश करने के दृश्य ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया।
ये स्पष्ट था कि ची जुयुन ने उस प्रहार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह अंदर घुसने में कामयाब रहा। यदि उन्होंने ची जुयुन की प्रवेश प्रक्रिया देखी होती तो वे निश्चित रूप से मान लेते कि प्रकाश का पर्दा एक भी प्रहार सहन करने के लिए बहुत कमजोर है। हालांकि उन्होंने पहले धुंध भरी बारिश के द्वार से प्रवेश करने का प्रयास किया था। वे बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन प्रकाश के पर्दे में एक भी हलचल नहीं हुई। क्या यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं था? भालू 2 और काला बाघ अचानक ये यून को देखते हुए कुछ याद करने लगे। ये यून की पीठ उनकी ओर थी, वह उनकी तरफ नहीं देख रहा था, फिर भी दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके काले चेहरे आग की लपटों में गिर रहे हों। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यून भी ची जुयुन की तरह आसानी से धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश कर सकती थी? मूल्यांकन के पहले दौर में वे स्पष्ट रूप से सबसे पहले बाहर होने वाले प्रतिभागियों में से थे। ये यून और ची जुयुन अंतिम कुछ प्रतिभागियों में से थे। ची जुयुन पहले ही धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश कर चुका है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि 10,000 साल पुराना 7 हृदय वाला फूल उसके हाथों में आ गिरेगा? कई लोग चिंतित हो गए, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये यून क्या कर रहा है? उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ची जुयुन की ताकत ये यून से कम थी, लेकिन उसने जड़ी बूटी के बगीचे में पहला कदम रख दिया था। ये यून, जो अधिक शक्तिशाली था, अंततः पीछे रह गया। और उसी क्षण तियान्या हाओयुए ने अपना वार किया। अपने चंद्रतल को हाथ में लेकर उसने प्रकाश के पर्दे पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार की किरणें चारों दिशाओं में फैली, उसके पीछे एक चट्टान और चमकदार चंद्रमा का अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। चंद्रग्रहण। प्रकाश का पर्दा ऐसा लग रहा था मानो चंद्रग्रहण की तरह तियान्या हाओयुए के प्रहार से निगल लिया जा रहा हो। अगले ही पल तियान्या हाओयुए भी दिव्य भगवान के जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश कर चुकी थी। सभी चौंक गए। तियान्या हाओयुए के लिए भी दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्या विभिन्न गुटों के ये शीर्ष प्रतिभाशाली लोग उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे? और लोगों को याद आया कि तियान्या हाओयुए जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को 1 साल पहले ही यून ने हराया था। क्या ये यून ने पहले जिन लोगों को हराया था वे वास्तव में इतने असामान्य रूप से शक्तिशाली थे? तियान्या हाओयुए के धुंध भरी बारिश के द्वार से गुजरने के बाद उसने ये यून की ओर पीछे मुड़कर देखा और अपने हाथ में मौजूद तलवार को चमकाया। ये यून से हारने के बाद उसने ये यून को बुरी तरह हराने और अपनी हार का बदला लेने की उम्मीद में कड़ी मेहनत की थी। और अब मौका आ गया था। 10,000 साल पुराना 7 हॉट फ्लावर उसके दाव फल को संघनित करने में उसकी मदद कर सकता है। इसी विचार के साथ तियान्या हाओयुए ने दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी उद्यान में झांका। वहां स्वर्ग पृथ्वी युआंची इतनी प्रचुर और सघन थी कि वह संघनित होकर तरल बूंदों में तब्दील हो गई। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धुंध छाए हो और बारिश हो रही हो, इसलिए इसे धुंध भरी बारिश का द्वार कहा जाता है। लेकिन जब वह अंदर गया तभी उसे पता चला कि यह तथाकथित धुंध भरी बारिश वास्तव में अत्यंत शुद्ध स्वर्ग पृथ्वी युआंची थी। यदि कोई यहाँ साधना करे तो इसके परिणाम स्वर्ग को भी चुनौती देने वाले होंगे। तियान्या हाओयुए ने अधीरता से अपनी गति तकनीक का प्रयोग किया और दिव्य स्वामी के जड़ी बूटी उद्यान में आगे बढ़ने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि वह दलदल में गिर गया है। उसकी गति घोंघे की तरह धीमी थी। ये कठिन था। तियान्या हाओयुए ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि यद्यपि उसके आसपास प्रचुर मात्रा में स्वर्ग पृथ्वी युआनक्यूई मौजूद थी, फिर भी उसके पास इसे अवशोषित करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने सभी 360 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोला, लेकिन वे स्वर्ग पृथ्वी युआंची को अवशोषित करने में असमर्थ रहे। यहाँ युआंची में क्या गड़बड़ी थी? प्रत्येक कदम बेहद कठिन होने और तियान्या हाओयुए द्वारा अपने आसपास की किसी भी स्वर्ग पृथ्वी युआनक्यूई को अवशोषित करने में असमर्थ होने का मतलब था कि उसकी सहनशक्ति तेजी से घट रही थी। ये समस्या केवल तियान्या हाओयुए तक ही सीमित नहीं थी। ची जुयुन को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि वह तियान्या हाओयुए से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसके लिए आगे बढ़ना थोड़ा आसान था। लेकिन फिर भी उसके लिए धुंध भरी बारिश के द्वार की गहराई में प्रवेश करना बेहद मुश्किल होगा। धुंध भरी बारिश का ये द्वार सचमुच मनमोहक है। ये यून ने बाहर से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। उसे शुरुआत करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह धुंध भरी बारिश के द्वार की रहस्यमय विशेषताओं का अवलोकन करना चाहता था। उन्हें एहसास हुआ कि एक जादुई खजाने के रूप में धुंध भरी बारिश का द्वार स्वर्ग पृथ्वी युआंची की हर धारा को प्रशिक्षित सैनिकों की तरह नियंत्रित करता है। धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश करना स्वर्ग पृथ्वी युआंची के दलदल में प्रवेश करने के समान था। 10,000 साल पुराने 7 हृदय पुष्प को तोड़ने में यही कठिनाई थी। 10,000 साल पुराने 7 हृदय पुष्प का स्थान बहुत गहरा था और धुंध भरी बारिश का द्वार विशाल था। अंदर हर कदम रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, तो किसी विशिष्ट पुष्प को खोजना कितना आसान हो सकता था। लेकिन इस तरह की कठिनाई ने ये यून को कोशिश करने के लिए और भी उत्सुक कर दिया। वह तुरंत धुंध भरी बारिश के द्वार में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उसने शुई निंगशुन की ओर देखा। वरिष्ठ निंगशुन, इस कनिष्ठ के मन में एक प्रश्न है और वह निश्चित नहीं है कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। अरे, आप क्या जानना चाहते हैं? शुई निंगशुन ने ये यून को देखकर मुस्कुराया। आमतौर पर ऐसे मूल्यांकन में भाग लेने वाले योद्धा सबसे आगे रहने की जल्दी करते हैं, इस डर से कि कहीं सबसे अच्छी जड़ी बूटियां दूसरे न ले ले। हालांकि ये यून बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। इससे शुई को उत्सुकता हुई कि ये यून क्या पूछेगा। ये कनिष्ठ छात्र जानना चाहता है कि यदि वह फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश करने के बाद 10,000 साल पुराने 7 हॉट फ्लावर के अलावा अन्य कीमती जड़ी बूटियों के संपर्क में आता है तो क्या होगा। जब ये यून ने ऐसा सवाल पूछा तो सभी लोग कुछ हद तक अचंभित रह गए। ये बात तो सभी को स्पष्ट थी कि ची जुयुन और तियान्या हाओयुए को भी 10,000 साल पुराने 7 हृदय पुष्प को तोड़ना बेहद मुश्किल लग रहा था। 8 या 9,000 साल पुराने 7 हृदय पुष्प को तोड़ना तो और भी कठिन होगा।
ये यून को न केवल 10,000 साल पुराना 7 हृदय फूल चाहिए था, बल्कि वह रास्ते में कुछ और फूल तोड़ने की भी योजना बना रहा था। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। अरे तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? शुई निंगशुन ने ये यून को हैरानी भरी नजरों से देखा। वह जानती थी कि ये यून कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यून ऐसा कारनामा कर सकती है। 1 साल पहले शुई निंगशुन ने ये यून और ची झुयुन के बीच हुए युद्ध का एक प्रक्षेपण देखा था। ये यून ची झुयुन से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इतना अधिक शक्तिशाली नहीं था। अगर आप में क्षमता है तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। हालांकि नियम यह है कि आप हर प्रजाति का केवल एक ही जीव ले जा सकते हैं। धुंध भरी बारिश के द्वार के अंदर जड़ी बूटियां अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती थीं। एक ही प्रकार की जड़ी बूटी एक ही जगह पर उगती थी। चूंकि वह प्रत्येक प्रकार की केवल एक ही जड़ी बूटी ले सकता था, इसका मतलब था कि ये उनको दूसरी जड़ी बूटी तोड़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इस तरह की कठिनाई ने लोगों को मन ही मन भयभीत कर दिया था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यून सिर हिलाकर कहेगी, ठीक है। शुई निंगशुन की भौहें तन गईं। जैसा कि कहावत है, नायक युवावस्था में ही पैदा होते हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा। धुंध भरी बारिश के द्वार में आप जितना अंदर जाएंगे, कठिनाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपको धुंध भरी बारिश के द्वार से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचाकर रखनी होगी। लालच मत करो। अगर आपके पास वापस लौटने की ऊर्जा नहीं बची तो आप खाली हाथ ही लौटेंगे। वरिष्ठ महोदय, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि केवल वही जड़ी बूटियां चुनूं जो मुझे आसानी से मिल सके। दरअसल जड़ी बूटियां चुनना ही मेरा मूल पेशा है, ये यून ने मुस्कुराते हुए कहा। पलक झपकते ही कई दशक बीत गए। ताया दिव्य नगरी में जड़ी बूटी चुनने के दिन उसके मन में आज भी ताजा थे। वे दिन सचमुच एक अनमोल स्मृति थे। क्या जड़ी बूटी चुनना ये यून का मूल पेशा था? ये यून का मतलब किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उस क्षण ये यून आखिरकार धुंध भरी बारिश के द्वार के सामने की ओर बढ़ गई थी। अध्याय 970 दुर्स्वप्न जैसा दिन। ये यून धुंध भरी बारिश के द्वार को पार करने ही वाली थी। ची जुईयुन और तियान्या हाओयुए को दिव्य भगवान के जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश करते देखने के बाद किसी को भी ये यून की शक्ति पर संदेह नहीं रहा। ये यून निश्चित रूप से प्रकाश के पर्दे को तोड़ देगा। ये यून के हथियारों में, चाहे वह टूटी हुई तलवार हो या 999 उड़ने वाली कृपा ने, उन सभी ने दूसरों पर गहरी छाप छोड़ी। लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि यून प्रकाश के पर्दे को कैसे तोड़ेगा। तभी ये यून खाली हाथ प्रकाश के पर्दे की ओर चल पड़ा। जाहिर तौर पर उसका किसी हथियार का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं था। क्या वह इसे नंगे हाथों से तोड़ना चाहता है? लोग अचंभित रह गए। ये यून सचमुच कभी भी लीक से हटकर चलने वालों में से नहीं थी। सोन वुचेन को यह जानकर बेहद गुस्सा आया कि ये यून किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि शुरुआती आकलन ये यून की छेड़छाड़ का नतीजा था। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने भी सोन वुचेन के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखा। दरअसल ये यून के प्रति उनका रवैया सोन वुचेन से अलग नहीं था। ये यून उनके ओरेकल फे किंगडम का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था और वह ची झुयुन से आगे निकल चुका था, इसलिए यह बात ओरेकल फे किंगडम के राजा को स्पष्ट रूप से असहज कर रही थी। ये यून में कुछ ताकत तो हो सकती है, लेकिन वो हद से ज्यादा घमंडी है। उसने पहले ही इतना बड़ा दावा किया था कि वो 10,000 साल पुराने 7 हृदय पुष्प के अलावा अन्य कीमती जड़ी बूटियां भी चुनेगा। क्या वो सच में सोचता है कि दिव्य स्वामी का जड़ी बूटी उद्यान उसका पिछवाड़ा है? ओरेकल फे किंगडम के राजा ने कहा। सोन वुचेन ने गंभीर भाव से जवाब दिया, वह प्रकाश के पर्दे को अपने खाली हाथों से फाड़ने की योजना बना रहा है, लेकिन ऐसा करने में वह हथियार का इस्तेमाल करने की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। मेरे गुरु के जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश करते ही हर कदम पर बहुत ऊर्जा खर्च होती है। अपनी प्रवेश क्षमता का प्रदर्शन करने की उत्सुकता में ये यून और भी अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। हालांकि उसे यह नहीं पता कि जब वह जड़ी बूटियां तोड़ना शुरू करेगा तो बची हुई हर अतिरिक्त ऊर्जा उसे जीत का एक अतिरिक्त मौका देगी। हालांकि सोन वुचेन ने पहले मूल्यांकन में गलती की थी, फिर भी वह एक परीक्षक थे। उनका मूल्यांकन कई लोगों को उचित लगा। एक नौजवान का मकसद सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होता है। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाए और सोन वुचेन का नाम दोहराया, लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही उनकी आवाज अटक गई। उनके चेहरे पर मौजूद उनकी परिपूर्ण मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति पूरी तरह से जम गई। उसने देखा कि ये यून ने प्रकाश के पर्दे में कदम रखा। जैसे ही उसका दाहिना पैर धुंधली बारिश के द्वार में दाखिल हुआ, हल्के नीले रंग के प्रकाश के पर्दे से गोलाकार लहरें निकली। इससे ये यून की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद प्रकाश के पर्दे में उठने वाली लहरों का आकार बढ़ता गया और ये यून का शरीर उसमें से गुजरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो ये यून ने किसी जल झिल्ली को अत्यंत सहजता से भेद दिया हो। उसकी गति में जरा भी कमी नहीं आई। क्या सब लोग अचंभित होकर देख रहे थे? ये क्या हो रहा है? क्या उसे दीवारों के आर पार चलना आता है? क्या मैंने गलत देखा? क्या ये यून का शरीर वास्तविक नहीं हो सकता? क्या जिस प्रकाश के पर्दे को उसने भेदकर पार किया वह वही पर्दा है जिसे हमने भेदने का प्रयास किया था? जिन योद्धाओं को प्रवेश करने से रोका गया था, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वे प्रकाश के पर्दे को पार करने में असफल रहे। वे चुपचाप सहन करते रहे। तभी ची झुयुन ने एक ही वार में उसे चीर डाला। आखिरकार ची झुयुन की आक्रमण शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी, लेकिन अब ये यून बस उसके पार चली गई। क्या ये यून जिस प्रकाश के पर्दे से गुजरी थी वह नकली था? हालांकि सबसे बदसूरत चेहरा करदाताओं में से किसी का नहीं, बल्कि सोन वुचेन का था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से ठीक पहले उसने ये यून के बारे में एक टिप्पणी की थी। जिस सहजता से ये यून प्रकाश के पर्दे से गुजरा, उससे लगता है कि उसने शायद अपनी ऊर्जा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। ताकत खर्च करना तो दूर की बात है। आज का दिव्य प्रभु मूल्यांकन सोन वुचेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
चाहे वह पहले का 9 महलनुमा सरनी हो या धुंध भरी बारिश का द्वार, उसके चेहरे पर इतने जोरदार प्रहार हुए थे कि मानो पापा की आवाजें गूंज रही हो। धिक्कार है, लाइट कर्टन में कुछ गड़बड़ जरूर है। ब्लैक टाइगर, जिसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सका। ये यून को प्रकाश के पर्दे को पार करते देख वह दहाड़ा और सीधे ही यून की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह प्रकाश के पर्दे से टकराने वाला था, ब्लैक टाइगर को थोड़ी सी आशंका और झिझक हुई। हालांकि ये यून की पीठ देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने एक बार फिर दहाड़ मारते हुए अपनी मुट्ठी सीधे मिस्टी रेन के प्रकाश के पर्दे के द्वार पर दे मारी। टाइगर स्प्लिट, एक काले बाघ के पंजे ने प्रकाश के पर्दे पर प्रहार किया और उसके तुरंत बाद बूम, एक जोरदार धमाके के साथ ब्लैक टाइगर का वार वापस उसी पर लगा और उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया। ब्लैक टाइगर दर्द से चीख उठा और खून से लथपथ फटे थैले की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक बार फिर जमीन पर जोर से जा गिरा। 2 दौर की गंभीर चोटों के साथ साथ मानसिक आघात झेलने के बाद ब्लैक टाइगर जमीन पर गिरने के बाद लगभग उठ नहीं पाया। जब उपस्थित मूल्यांकनकर्ताओं ने ब्लैक टाइगर की हालत देखी तो वे सन्नाटे में पड़ गए। चूंकि आनंदमय वर्षा स्वामी ओरेकल फे किंगडम में थे, इसलिए मूल्यांकन में भाग लेने आए अधिकांश योद्धा ओरेकल फे किंगडम से ही आए थे। वे लुओ वंश के यी यून को पूरी तरह से नहीं समझते थे। अब उन्हें अंततः अपने और यी यून के बीच का अंतर समझ में आ गया। यह अंतर इतना गहरा था कि उनमें उसका पीछा करने का साहस भी नहीं बचा। और उस पल भीड़ में उफ, प्रकाश की 2 किरणें एक के बाद एक चमकी। उनमें से एक पतली और पीली त्वचा वाली थी, जिससे वह भयावह दिख रही थी। दूसरी छोटी और मोटी थी, लेकिन देखने में हानिरहित लग रही थी। उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपनी चाल चली थी। पेंग, प्रकाश का पर्दा फट गया और एक बड़ा द्वार खुल गया। वे दोनों भगवान के जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश कर गए। ओह, वो दोनों! कई लोग अचंभित रह गए। ये दोनों बिल्कुल अनजान थे। गठबंधन के 6 गुटों में से प्रत्येक गुट के शीर्ष शिष्यों में से त्यान्या हाओयुए और ची झुयुन के अलावा लुओ हो एर, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी, देवीशी ये ने नामात्र के शिष्य मूल्यांकन में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपने अपने गुटों में ही रहना चुना। उन लोगों के अलावा और किसके पास इतनी ताकत थी कि वह एक साधारण प्रहार से प्रकाश के पर्दे को आसानी से तोड़ सके? वे ची झुयुन की तुलना में कमजोर नहीं थे। क्या वे फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के नामात्र के शिष्य हो सकते हैं? कई लोगों को ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने परी निंगशुन को देखा तो उन्हें उनके चेहरे पर हल्की सी शिकन नजर आई। देखने से ऐसा लग रहा था कि वे दोनों फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के नामात्र के शिष्य नहीं थे। परी निंगशुन से कुछ ही दूरी पर एल्डशी ने परी निंगशुन के चेहरे के भावों में मामूली बदलाव देखा। उन्होंने पूछा, परी, क्या आप उन दोनों को जानती हैं? परी निंगशुन ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे उनके मूल के बारे में कुछ अनुमान है। वे गठबंधन के 6 गुटों से नहीं हैं। हो सकता है कि यह कोई ऐसी जगह हो जिससे गुरुजी का कुछ संबंध हो। भगवान द्वारा शिष्यों की भर्ती केवल गठबंधन तक ही सीमित नहीं थी, इसलिए बाहरी लोगों का होना कोई असामान्य बात नहीं थी। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड से कुछ संबंध। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने धीरे से कहा। दोनों की प्रतिभा निश्चित रूप से असाधारण थी, लेकिन उनके मूल का पता नहीं था। हालांकि शुई निंगशुन आगे कुछ भी बोलने की इच्छुक नहीं लग रही थी। वास्तव में वह दोनों के मूल के बारे में नाखुश भी प्रतीत हो रही थी, इसलिए ओरेकल फे किंगडम के राजा ने आगे पूछताछ करना असभ्य समझा। मोटे और पतले युवक धुंधली बारिश के द्वार से प्रवेश करने के बाद यही उनके पीछे उचित गति से चलने लगे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वे ही उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे। उनका प्रकट होना अप्रत्याशित था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धुंधली बारिश के द्वार द्वारा चुने जाने के कारण वे अचानक सबकी नजर में आ गए। इन बातों ने करदाताओं को अपनी कमियों पर अफसोस करने पर मजबूर कर दिया। धुंध भरी बारिश का द्वार एक पतले प्रकाश के पर्दे से अलग था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें 2 अलग अलग दुनियाओं में बांट रहा हो। धुंधली बारिश का द्वार एक ऐसा आकलन है जो इस अंतर को उजागर करता है। केवल इसी एक ने 9000 से अधिक लोगों को बाहर कर दिया है और केवल 5 लोग ही बचे हैं।